अबे गुड मॉर्निंग। तो कल पढ़ रहे थे हम इकोनॉमी जो है, उस इकोनॉमी के बारे में बेसिक कुछ बातें जो है वो देखी थी। इकोनॉमी होती क्या है? तो इकोनॉमी के अंदर एक तो होता है उत्पादन और दूसरा होता है उपभोग। तो उत्पादन और उपभोग से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां होती है, उन सभी गतिविधियों को अपन आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। और आर्थिक गतिविधियां जिस व्यवस्था में होती है उस व्यवस्था को हम इकोनॉमी कहते हैं। अर्थव्यवस्था जो है वो, हम यहाँ अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि अर्थशास्त्र में थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल बातें जो है वो ज्यादा है, जबकि सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा हमें चीजें पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए कि आसपास में जो चीजें घटित हो रही है वो कैसे हो रही है। पर ऐसा नहीं है बिल्कुल ही उसको टच नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें जो है उसकी भी ली जाएगी, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि भाई इकोनॉमी जो है वो, वैसे इकोनॉमी के मॉडल कितने हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो कम्युनिज्म होता है और दूसरा कैपिटलिज्म होता है। क्या अंतर होता है इन दोनों के अंदर? इक्वालिटी का समर्थन कौन करता है? कम्युनिज्म। और फ्रीडम का कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म जो है वो लिबर्टी या फ्रीडम का समर्थन करता है और कम्युनिज्म जो है वो इक्वालिटी का करता है। अब अगर आपको फ्रीडम है, फ्रीडम में इसका मतलब आप अपनी निजी संपत्ति रख सकते हो, आपके पास खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का समर्थन कौन करेगा? कैपिटलिज्म जो है वो करेगा। और कम्युनिज्म के अंदर क्योंकि आपको समानता लेकर आनी है, तो समानता लेकर आनी है, तो असमानता किस वजह से है? असमानता इस वजह से है कि हर व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी अलग अलग है, और इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें? इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो इसलिए कम्युनिज्म जो होता है, उस कम्युनिज्म में निजी संपत्ति या प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज नहीं करते। और बाजार के ऊपर जो हस्तक्षेप होता है, बाजार के अंदर हस्तक्षेप होता है, तो कम्युनिज्म में तो हस्तक्षेप किसका होता है? पूरा सरकार का कंट्रोल होता है। बाजार पर हस्तक्षेप सरकार का, या बाजार पर सरकार के नियंत्रण से क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि किसी चीज का उत्पादन कौन करेगा, कहाँ किया जाएगा, उसको कितने रुपए में बेचा जाएगा, कैसे बेचा जाएगा, ये सब चीजें निर्धारित कौन करेगा? सरकार, ठीक है। और कैपिटलिज्म में फ्री मार्केट, जहां यहाँ पर जो है वो सरकार का नियंत्रण नहीं होगा, बाजार पर मुक्त व्यापार जो है वो किया जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति फ्री है। और फ्री है तो वो किसी चीज का उत्पादन करना चाहता है या नहीं करना चाहता, चाहता है तो कितना उत्पादन करना चाहता है, किसको बेचना चाहता है, कितने रुपए में बेचना चाहता है, ये सब निर्धारित कौन करेगा? व्यक्ति स्वयं निर्धारित करेगा, स्वयं निर्धारित करेगा। ये चीजें कहां पर होगी? कैपिटलिज्म के अंदर होगी। फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था, कि भाई यहाँ पर कैपिटलिज्म जो होती है उसके अंदर जो शासन व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो होता है। और वहां पर तानाशाही, क्योंकि आपको सभी की प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या करनी पड़ेगी? छीननी पड़ेगी, छीन के बीच में बांटनी पड़ेगी, और इसलिए आपको तानाशाही शासन चाहिए। और इसीलिए क्योंकि छीननी पड़ेगी, इसीलिए आपको हिंसा का समर्थन करना पड़ेगा। और इसीलिए कम्युनिज्म जो है किसका समर्थन करता है? हिंसा का, वायलेंस का समर्थन करता है, जबकि ये वायलेंस का समर्थन नहीं करता। क्योंकि इनको बाजार में व्यापार करना है, व्यापार करना है, तो व्यापार में अगर हिंसा होगी तो व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। अभी अपन जो है ये आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं, अभी यहाँ पे लड़ाई दंगे हो जाए तो क्या होगा? ये आर्थिक गतिविधि बंद हो जाएगी ना, कर्फ्यू वर्फ्यू लग जाएगा। तो जहां पर भी कैपिटलिज्म होगा तो कैपिटलिज्म जो है ये नहीं चाहेगा कि किसी प्रकार की हिंसा हो या किसी प्रकार की अव्यवस्था फैले, ठीक है। फिर कम्युनिज्म के कुछ और दूसरे एस्पेक्ट्स जो है वो भी है, जैसे इनका धर्म के प्रति मत क्या है? तो धर्म के प्रति ये जो है नास्तिक हैं, ये धर्म को अफीम से इसकी तुलना करते हैं। जबकि इनका कहना है क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र है तो व्यक्ति खुद डिसाइड करे कि वो धर्म में विश्वास करना चाहता है या नहीं करना चाहता, वो ईश्वर को मानना चाहता है या नहीं मानना चाहता, उसको ऊपर से कोई बताएगा नहीं, बाहर से कोई बताने वाला नहीं है। तो ये एक बड़ा अंतर जो है इसके अंदर होता है। कम्युनिज्म का जो मुख्य थिंकर है वो कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स और उसका फ्रेंड था फ्रेडरिक एंगल्स, और इन दोनों ने किताब लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। एक तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दूसरी दास कैपिटल। ये दो किताबें जो है वो बड़ी फेमस किताब है इनकी। और दूसरी तरफ कैपिटलिज्म, इसका जो पितामह है उसको कहा जाता है एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ की किताब कौन सी है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक किताब जो है वो इसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। फिर इनका ज्यादा जो बल है वो किसके ऊपर है? कर्तव्यों पर। जबकि कैपिटलिज्म के अंदर ज्यादा बल किसके ऊपर देंगे? वो राइट्स, अधिकार जो है उन अधिकारों पर ज्यादा बल दिया जाता है। संसाधनों का वितरण, जो भी रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन आवश्यकता के आधार पर तो होता है साम्यवाद में, और यहाँ पर किसके आधार पर होता है? मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर जो है वो किया जाता है। कार्ल मार्क्स और इनके फिर और बड़े बड़े लोग थे इनमें, ये लेनिन, स्टालिन, माओ, चे गुवेरा, फिदेल कास्त्रो और किम जोंग
फिर अपन ने सिलेबस की चर्चा जो है थोड़ी बहुत कर ली थी कि सिलेबस जो है किस प्रकार का है। अब अपन जो है वो देखते हैं कि भाई कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, इसके अंदर से ज्यादा आर्थिक अच्छा मॉडल कौन सा है? कैपिटलिज्म वाला मॉडल जो है वो ज्यादा अच्छा है। क्यों है ज्यादा अच्छा? क्योंकि जिन जिन देशों ने कम्युनिज्म को अपनाया है इस दुनिया के अंदर, जहां जहां जिन जिन देशों ने कम्युनिज्म को अपनाया, वो सारे के सारे देश क्या हो गए? गरीब हो गए। वहां समानता तो आ गई, पर समानता कैसी थी? सभी लोग समान रूप से गरीब हो गए। इसका मतलब है कि आर्थिक रूप से देखा जाए तो कम्युनिज्म जो है वो कोई बहुत अच्छा मॉडल नहीं है। जहां जहां जिन जिन देशों ने इसको अपनाया तो वो सारे फेल ही रहे हैं। आज तक ऐसा कोई देश नहीं हुआ जिसने कम्युनिज्म को अपनाया और वो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस है। हम इसमें चाइना का एग्जाम्पल नहीं ले सकते, क्योंकि चाइना जो है वो राजनीतिक रूप से कम्युनिस्ट है। आर्थिक रूप से चाइना भी क्या है? कैपिटलिस्ट है। आर्थिक रूप से चाइना भी कैपिटलिस्ट है, पर राजनीतिक रूप से यानी डिक्टेटरशिप वगैरह उन्होंने मेंटेन करके रखी है। डिक्टेटरशिप तो मेंटेन करके रखी है, परंतु कैपिटलिज्म के जो आर्थिक सुधार होते हैं कि बाजार के अंदर, हाँ बाजार में आराम से अपना व्यापार वगैरह जो है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है उतना करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पर जो सुधार हमने 1991 में किए थे, हमने सुधार किए 1991 में भारत ने जैसा मैंने पढ़ा ना कल कि भारत के अंदर शुरुआत में जो मॉडल अपनाया गया वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का था, मिक्स्ड, कि इन दोनों का मिक्स कर दो और उसमें एक तरफ तो सरकारी क्षेत्र होगा और दूसरा निजी क्षेत्र। पर हमारा जो शुरुआत में झुकाव है वो किसकी ओर था? सरकारी क्षेत्र की ओर, कि सारा ही काम करेंगे तो सरकार ही करेगी, दूसरा कोई जो है वो आएगा ही नहीं। 1991 में हमने आर्थिक सुधार किए और आर्थिक सुधार करने के बाद में हमारा झुकाव जो है किसकी ओर हुआ? कैपिटलिज्म की ओर हुआ। चीन ने ये जो सुधार हमने 91 में किए, चीन ने वो सुधार 1978 में कर लिए थे। कब कर लिए थे? 1978 के अंदर, 1978 के अंदर ही चाइना के द्वारा वो रिफॉर्म्स कर लिए थे। और इसलिए चाइनीज इकोनॉमी जो है वो इंडिया की इकोनॉमी से बहुत तेज गति से आगे निकली। पहले चाइना की इकोनॉमी इंडिया से इतनी ज्यादा आगे नहीं थी। 1962 का जब वॉर वगैरह हुआ था इंडिया की और चाइना के बीच में, तो चाइनीज इकोनॉमी इवन इंडिया से कमजोर थी। चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत से कमजोर हुआ करती थी और भारत की तो खुद की कमजोरी थी, मतलब अपन भी खुद यूं बहुत ज्यादा जो है बड़े नहीं थे। तो आप ये सोचो कि चीन की अर्थव्यवस्था तो और बुरे हालात में थी, पर उन्होंने समय रहते जो है वो सुधार किए और सुधार कर अपनी अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था को वो कैपिटलिस्ट मॉडल पर ले आए। पर उन्होंने सिर्फ सुधार कहां पर किए? अर्थव्यवस्था में। उन्होंने राजनीतिक रूप से कोई सुधार नहीं किए, यानी राजनीतिक रूप से लोकतंत्र वोकतंत्र को उन्होंने नहीं अपनाया। उन्होंने किसको अपनाया? डिक्टेटरशिप को। साम्यवाद में जो डिक्टेटरशिप होती है उस डिक्टेटरशिप को कंटिन्यू किया और आज भी वो डिक्टेटरशिप वहां पर चल रही है। तो इसलिए ज्यादा जो सफल मॉडल है वो है कैपिटलिज्म, जो है वो ज्यादा सफल मॉडल। और कैपिटलिज्म में हम जानते हैं कि जो बाजार होता है उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। सरकार का नियंत्रण नहीं होता तो किसके नियंत्रण में होता है भाई बाजार? अगर सरकार के नियंत्रण में नहीं है तो बाजार कैसे चलता? कैसे है? तो बाजार चलता है बाजार शक्तियों से। किससे चलता है? बाजार शक्तियों से, मार्केट फोर्सेस से। और बाजार के अंदर दो ही शक्तियां हैं। बाजार में कितनी शक्तियां होती है? दो शक्तियां होती है। वो दो शक्तियां पूरे बाजार को चलाती है और वो दो शक्तियां हैं मांग और आपूर्ति। एक तो है डिमांड और दूसरी है सप्लाई। तो अब बस इसी से जो अपन आगे शुरू करेंगे। तो बाजार में दो शक्तियां होती है, एक तो कौन सी है? तो ये है आपूर्ति और एक होती है डिमांड। और इनके बीच में संतुलन जो है बनाने की कोशिश रखते हैं। अब देखो क्या होता है, मांग किसको कहते हैं? डिमांड जो है वो किसे कहेंगे? कैसे डिमांड किसे कहा जाता है? डिमांड। तो देखो, एक तो आपको कोई चीज है, वो चीज चाहिए, ठीक, किसी चीज की आपको क्या हो? आवश्यकता हो। अब चीज की आपको आवश्यकता हो तो इसको डिमांड नहीं कहते। आपको तो पता नहीं किस किस चीज की आवश्यकता होगी। आपको हो सकता है कि अभी जो है वो मेरे को तो ऑडी गाड़ी चाहिए, आवश्यकता है, इधर से उधर जाना है, मुझे पैदल आता हूं, सही नहीं लगता मुझे। आपकी आवश्यकता जो है वो आपकी डिमांड नहीं है। अब आपकी एक तो आवश्यकता भी और एक हो आपके अंदर इच्छा भी। आवश्यकता के साथ में क्या हो जाए? इच्छा भी, कि भाई यार मेरी है भी, इच्छा भी है कि मेरे पास में एक होनी चाहिए, तो भी ये डिमांड नहीं है। आवश्यकता है और इच्छा बहुत जोर की है कि चाहिए ही, आज की आज ही चाहिए, अभी का अभी चाहिए, ये भी डिमांड नहीं। आवश्यकता है, बहुत जोर की इच्छा है और साथ साथ में पैसे भी है। जेब में क्या होने चाहिए? पैसे होने चाहिए, दाम होने चाहिए, तब जाकर, और फिर दाम होने के बाद में उस दाम को खर्च करने की भी इच्छा होनी चाहिए। सिर्फ दाम होने से काम नहीं चलता। पैसे तो है जेब में लोगों के, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, परंतु वो खर्च नहीं करते। तो इसलिए डिमांड कब जनरेट होती है किसी भी चीज की? डिमांड तब जनरेट होती है जब आपको चीज की आवश्यकता हो या इच्छा हो
और इच्छा भी बहुत तेज इच्छा हो, और साथ साथ में क्या हो, आपके पास में पैसे भी हो, और आपके पास में पैसे खर्च करने की भी इच्छा हो, तब हम कहेंगे कि उस वस्तु की क्या हो गई है, मांग जनरेट हुई है, उस वस्तु की डिमांड जनरेट हुई है कि भाई आप जो है वो कोचिंग आए और कोचिंग के अंदर आकर के सब ये उनको कोचिंग कोर्स लेना है, तो कोर्स की आपने क्या जनरेट की है, डिमांड। और ये डिमांड कैसे जनरेट की, तो पहले तो आपने कहा कि भाई हाँ मेरी इच्छा है आरएस की मैं तैयारी करूं, और इच्छा नहीं है मेरी तो बहुत जबरदस्त इच्छा है, और फिर मेरी जेब में पैसे भी है, और मेरे को लगता है कि मुझे पैसे क्या कर देने चाहिए, खर्च कर देने चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप क्या जनरेट कर दिया आपने, डिमांड जनरेट कर दी। ऐसे हम मार्केट में अलग अलग चीजों की क्या करते रहते हैं, डिमांड जनरेट करते रहते हैं। कि जैसे आप जो है वो कोई सब्जी की डिमांड जनरेट कर सकते हो, आप दूध की डिमांड जनरेट कर सकते हो, आप जो है वो कोई ब्रेड की डिमांड जनरेट कर सकते हो, आप कोई कपड़ों की डिमांड जनरेट कर सकते हो, मोबाइल फोन की डिमांड जनरेट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजों की हम क्या करते हैं, मार्केट में डिमांड करते हैं। और जैसे हम डिमांड करते हैं तो उस डिमांड की फिर फुलफिल कौन करेगा उसको, कि भाई आपने तो डिमांड जनरेट कर दी, अब इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं से आएगी आपूर्ति। यार ये आदमी पैसे लेकर घूम रहा है कि मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को ये चीज चाहिए, तो कोई आदमी देखेगा अच्छा यार इसके पास में पैसे हैं और इसको चीज भी चाहिए, तो क्यों ना ये चीज मैं उपलब्ध करवा दूं, और मैं उपलब्ध करवा दूं तो इस डिमांड को क्या कर दूंगा, मैं फुलफिल कर दूंगा। यानी डिमांड को किससे बैलेंस किया जाता है, आपूर्ति से। मांग और आपूर्ति जो है वो आपस में क्या की जाएगी, बैलेंस जो है बैलेंस इस तरीके से की जाएगी। अब होना तो ये चाहिए हमेशा ही कि मांग और आपूर्ति हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए, कि जितनी डिमांड जनरेट हो उतनी ही क्या होनी चाहिए, आपूर्ति होनी चाहिए। कि मार्केट में जितनी डिमांड जनरेट हुई, 100 मोबाइल फोन की डिमांड जनरेट हुई, तो कोई कोई ना कोई फैक्ट्री ऐसी हो, कोई ना कोई कंपनी ऐसी हो जो कि 100 मोबाइल फोन बना दे, और 100 मोबाइल फोन बना दे तो उसकी क्या हो जाएगी, वो जो डिमांड है उसको फुलफिल कर दिया। फुलफिल कर दिया तो इसका मतलब मांग और आपूर्ति जो है वो क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। होना तो ये चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। मांग और आपूर्ति जो है वो क्या नहीं हो पाती है, वो संतुलित हो नहीं पाती। कि भाई जैसे ये देखा ना पढ़ने कि इधर तो डिमांड सप्लाई और उधर डिमांड, अब यहां पर इसको बैलेंस कर दिया क्योंकि ये फोटो है। ये बैलेंस क्यों हो गया, ये क्योंकि ये फोटो है। ये वास्तविकता होती तो क्या होती, ये ऊपर नीचे जो है वो होता रहता, कभी तो उस साइड झुक जाती, कभी इस साइड झुक जाती, कभी इसी तरीके से चीजें जो है वो क्या होती रहती, चलती रहती। तो दो प्रकार की कंडीशंस जो है वो होती है, एक तो है डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। एक तो क्या हो, डिमांड बहुत ज्यादा हो किसी चीज की, बहुत चीज की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, परंतु उसकी सप्लाई जो है वो बहुत कम है, सप्लाई बहुत कम है। तो क्या होगा इससे, जैसे ये कंडीशन है, ये सब्जी वाला है, इसके पास खूब सारे लोग जो है खड़े, अब मान लो कि इसके पास में सब्जी इतनी नहीं, इससे भी कम है। अगर इससे भी कम होगी तो क्या होगा, इसको भाई इन लोगों को हटाना है ना, कि भाई इसको डिसाइड करना है कि मैं किसको दूं किसको नहीं दूं, तो कैसे डिसाइड करेगा। पहले वही 50 रुपए किलो बेच रहा है, सब लोग कह रहे हैं हाँ मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो, अच्छा सबको चाहिए क्या, चलो 100 रुपए, अब बताओ किसको चाहिए। फिर कुछ लोग कहेंगे नहीं 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 हमें तो मजा ये है ही नहीं, हमें खाना ही नहीं है, आज तो मूड ही नहीं, आज तो हमारा फास्ट है। तो कुछ लोग क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। कुछ लोग दूर हो जाएंगे तो इसका मतलब उस जो आपकी डिमांड है उसको आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। डिमांड कम करके उसको संतुलित बैलेंस करने की कोशिशें जो है वो की। तो जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई क्या हो, कम, तब कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तब चीजों की कीमतें जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कि अगर बहुत सारे लोग आ जाए कि साहब हमें कोचिंग कराओ हमें कोचिंग कराओ हमें कोचिंग कराओ, अब सीट तो यहाँ पर जगह तो फिक्स है, इतनी है, कैसे कराएं इतने सारे लोगों को, फीस बढ़ा दो। जैसे फीस बढ़ाओगे तो कुछ लोग कहेंगे नहीं 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 अपने तो पटवारी करनी है जी, हमें तो तैयारी करनी नहीं है, वाली आरएस वाली नहीं करनी, नहीं करनी तो भाई ठीक है तुम उधर जाओ। उधर जाओ तो आप उसको क्या करोगे, किसी तरीके से बैलेंस करोगे। तो डिमांड अगर ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो पहली कंडीशन जो है वो क्या है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, यानी मांग आपूर्ति से। तो इसके रिजल्ट क्या होता है, जो कीमतों में वृद्धि होती है, कीमतें बढ़ जाती है, और कीमतें जब बढ़ती है तो उसी को अपन क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं। अब ये महंगाई जो होती है ये क्या अच्छी होती है बुरी होती है, महंगाई अच्छी होती है एक बुरी होती है? कितने लोग जिनको लगता है कि महंगाई जो है वो अच्छी होती है, अच्छा, और कितने लोग जिनको लगा महंगाई बुरी होती है, और बाकियों को देख लो, हमारे क्या फर्क पड़ रहा है, पापा को देनी पैसे तो।
क्लियर डिसीजन लो, महंगाई अच्छी है या बुरी है? कितने लोगों को, अब बताओ वापस कॉन्फिडेंस के साथ बताओ, कितने लोगों को लगता है महंगाई अच्छी होती है? अब संख्या बढ़ी है काफी। और कितने लोगों को लगता है कि नहीं महंगाई बहुत बुरी है, सखी सैया तो खूब कमात है, महंगाई डायन खाए जाता है? ऐसा कौन कौन लगता है? फिल्मों में दिखाया जाता है महंगाई बढ़ रही है, राजनीतिक आंदोलन होते हैं महंगाई के विरुद्ध। तो जिन लोगों को महंगाई ज्यादा अच्छी लगती है तो उनकी फीस बढ़ा दें। जिन लोगों को ये लग रहा है कि महंगाई बहुत अच्छी होती है तो उनको क्या कर दिया जाना चाहिए? उनकी फीस बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि महंगाई तो अच्छी होती है, हैं? नहीं, तुम्हें महंगाई का मतलब है वस्तु तो वही मिलेगी। महंगाई का मतलब होता है वस्तु नहीं बढ़ती है, चीजें तो वो की वही मिलेगी, परंतु उसकी कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अभी तुम्हारी फीस कितनी है? 88,000 है, तो अब तुम्हारी फीस जो है बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दें, 2 लाख कर दें, महंगाई अच्छी है। तो देखो वैसे बात सही है, महंगाई जो है क्या होती है? अच्छी होती है। अगर महंगाई ना हो, अगर कहीं पर जो है क्या ना हो? महंगाई ना हो, महंगाई नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति जो है वो कभी भी उत्पादन में निवेश नहीं करेगा। महंगाई जब ज्यादा होती है, महंगाई ज्यादा होती है तो जो भी उत्पादक होते हैं वस्तु या सेवा का, जो भी प्रोड्यूसर है, उस प्रोड्यूसर को क्या होता है? उससे लाभ होता है। इस महंगाई से जो उत्पादक होता है उसको क्या होता है? लाभ होता है। जैसे मान लो किसी कोई किसान है, उस किसान ने गेहूं उगाया, गेहूं उगाया, पिछले साल उसने जो है वो 1,000 रुपए का बेचा, फिर इस साल वो, या अगर 1,000 से ज्यादा 1,500 का बेच रहा है, 1,500 का बेच रहा है तो उसको क्या होगा? लाभ होगा। लाभ होगा तो वो सोचेगा यार मैं इस इतने 10 बीघा में क्यों को उगाता हूँ उसको, और 10 बीघा जो अपनी पड़ी है उसमें भी यही उगा दो, तो उसके अंदर भी वो गेहूं की खेती करने लग जाएगा। फिर उसको और लाभ होता रहेगा तो वो इस चीज को क्या करता रहेगा? बढ़ाता रहेगा। पर अगर उसको घाटा हो गया तो, और 1,000 रुपए पिछली बार बेचा था, इस बार 800 में बिक रहा है, तो घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है तो वो कहेगा रहने दो, अपने तो नहीं करनी खेती, बंद करो इसको। तो उस चीज को क्या करने लगेगा? बंद करने लगेगा। कोई व्यक्ति गाड़ी उत्पादित कर रहा है, फैक्ट्री लगा रखी है, कार उत्पादित करते हैं, और वो कार जो है वो पिछले साल तो जो है वो 1 लाख रुपए की बिकती थी, इस बार अगर वो 2 लाख की बिक रही है, तब तो वो कहेगा कि यार अपन को एक और फैक्ट्री लगा लेनी चाहिए। और एक और फैक्ट्री लगा ले रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? निवेश। और ये निवेश क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको लाभ हो रहा है। अगर लाभ नहीं हो तो कोई व्यक्ति निवेश नहीं करेगा। तो लाभ होता है तो उत्पादक को लाभ होता है, लाभ होने से उत्पादक क्या करता है? निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। और ये निवेश क्यों जरूरी होता है? इन्वेस्टमेंट, जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही आप रोजगार जनरेट करोगे। उतने ज्यादा क्या जनरेट होता है? रोजगार जनरेट होता है। जैसे आपने एक फैक्ट्री लगाई, उसमें कुछ लोगों को रोजगार मिला हुआ था, फिर अब आपने दूसरी फैक्ट्री लगा दी, दूसरी फैक्ट्री लगाई तो और बहुत सारे लोगों को क्या मिल जाएगा? रोजगार मिल जाएगा। जैसे ये जो है इस पिक्चर में जो व्यक्ति था, ये दुकान वाला, अगर इसको लाभ होता जाए, इसको लाभ होगा तो क्या होगा? ये अपनी इस दुकान को बढ़ा देगा, फिर इससे सारे कस्टमर तो इसे जो है वो हैंडल ही नहीं किए जाएंगे, तो ये 2-3 लोगों को अपने नीचे रखेगा कि अरे यार कुछ चीजों को तुम जो है वो हैंडल किया करो। तो कुछ लोगों को क्या मिल रही है? रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है। ठीक है। और अगर इसके घाटा होने लग जाए तो ये खुद ही कहेगा कि रहने दो, अपने तो बंद करो। और जो जिन लोगों को पहले लगा भी रखा था उनको भी कहेगा, छुट्टी कर देगा उनकी, जाओ घर जाओ, मेरे पास नहीं है पैसे तुम्हें देने के लिए। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट जो होता है, उस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है? निवेश जब होता है, उस निवेश से क्या होता है? रोजगार जनरेट होता है। और रोजगार कितने महत्वपूर्ण होते हैं तो तुम जानते ही हो। रोजगार, रोजगार से क्या होता है? अगर रोजगार आपको मिल गया तो क्या होगा? जीवन खराब हो जाएगा। अभी आराम से चल रहा है, मस्त चल रहा है, जिस दिन रोजगार मिलेगा तब पता लगेगा अरे बर्बाद हो गए। अभी तो आराम से आते हैं तो आते हैं कोचिंग, नहीं आते तो नहीं आते हैं। फिर जब रोजगार मिल जाएगा तब तो टाइम से जाना पड़ेगा। पर टाइम से जाना पड़ेगा, पर आपको क्या मिलेगी उससे? इनकम। इससे आपकी क्या होती है? नियमित आय, रेगुलर इनकम जो है व्यक्ति की हो जाती है। जब रोजगार होता है, जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट आता है, तो फिर व्यक्ति के पास में क्या आती है? नियमित आय। और नियमित आय जो है उससे क्या होता है? उससे व्यक्ति का जो जीवन स्तर होता है वो सुधरता है। जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हो जाते हैं? इंप्रूव हो जाते हैं। आप अगर झोपड़ी में रह रहे हो तो आप पक्के घर में रहने लग जाते हो।
आप पैदल चल रहे हो तो आप साइकिल पे मोटरसाइकिल पर आ जाते हो। आप जो है वो अगर बाजरी और वो क्या लहसुन खा रहे हो, कांदे खा रहे हो, तो उससे बढ़कर आप कोई पकवान खाने लग जाते हो, पनीर की सब्जियां खाने लग जाते हो। ठीक है, तो ये चीजें, ये लिविंग स्टैंडर्ड में चेंजेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके पास में नियमित आय है, और नियमित आय जो है वो बहुत जरूरी होती है। और हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जितनी भी चीजें करते हैं, उस सबका उद्देश्य क्या है? वो यही है, लोगों के जीवन स्तर को क्या करना है? सुधारना। जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं, जो भी चीज काम कर रहे हैं, वो सब काम इसीलिए हो रहे हैं। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जितो हमारी राजनीतिक व्यवस्था, हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी धार्मिक व्यवस्था, जो भी व्यवस्थाएं हैं जितनी भी, उन सब का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो यही है, लोगों के जीवन स्तर को क्या करना है? आपको इंप्रूव करना है किसी ना किसी तरीके से। लोगों को आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, उन पढ़ने का अल्टीमेट उद्देश्य तो यही है, कि अल्टीमेट उद्देश्य जो है वो यही है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? वो इंप्रूव होना चाहिए। और लिविंग स्टैंडर्ड सिर्फ एक ही तरीके से इंप्रूव हो सकता है, वो किससे हो सकता है? नियमित आय से हो सकता है। अगर नियमित आय नहीं है तो फिर आय भी कैसे होनी चाहिए? नियमित। अगर वो आय नियमित नहीं है तो फिर ऐसा नहीं है कि लिविंग स्टैंडर्ड हमेशा इंप्रूव रहेगा। हो सकता है कुछ दिन के लिए हो जाए, फिर वापस नीचे हो जाए। कौन बनेगा करोड़पति में जाकर? कोई करोड़पति नहीं बनता है। कौन बनेगा करोड़पति जो है वो ऐसे किसी शो में चले जाओ और तुम्हें एक बार कोई करोड़ रुपए दे दे और तुम सोचो कि तुम करोड़पति बन गए, ऐसे नहीं बनो। वो तो एक बार आएंगे, थोड़े दिन में खर्च हो जाएंगे, फिर चले गए, फिर वापस करोड़पति। आपको उसको मेंटेन करने के लिए किसकी जरूरत है? नियमित आय। और नियमित आय सिर्फ और सिर्फ कहां से आ सकती है? वो रोजगार से। उसके लिए आपको जो है अपना श्रम करना पड़ेगा, अपने आप को जो है वो इंगेज करना पड़ेगा। और वो श्रम, नियमित आय रोजगार से आती है। रोजगार कहां से आते हैं? वो आते हैं इन्वेस्टमेंट से, निवेश से। जब तक निवेश नहीं होगा तब तक रोजगार जनरेट नहीं होंगी। और निवेश कहां से आएगा? जब उत्पादक को क्या होगा? लाभ। और उत्पादक को लाभ कब होता है? जब महंगाई होती है, जब कीमतें बढ़ती है। और कीमतें कब बढ़ती है? जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। यानी चीजों की मांग का बढ़ना, डिमांड बढ़ना, ये क्या होती है? ये बाजार के लिए अच्छा संकेत, जो है अच्छा संकेत हुआ करता है। देखो, देखें इसको। बाजार की दो मुख्य शक्तियां हैं। बाजार की दो मुख्य शक्तियां हैं। देयर आर टू मेन मार्केट फोर्सेस। बाजार की दो मुख्य शक्तियां हैं। देयर आर टू मेन फोर्सेस ऑफ मार्केट। पहला मांग और दूसरा आपूर्ति। बाजार की दो मुख्य शक्तियां हैं, डिमांड एंड सप्लाई। मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। इन दोनों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन देम। इन दोनों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन देम। परंतु वास्तविकता में, बट इन रियलिटी, इन दोनों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन देम। परंतु वास्तविकता में यह अत्यधिक मुश्किल होता है। बट इन रियलिटी इट इज वेरी डिफिकल्ट। वास्तविकता में अत्यधिक मुश्किल होता है। ठीक है, अगर मांग अधिक हो आपूर्ति से, तो ये लिखो, देखिए पहला, मांग ग्रेटर देन आपूर्ति, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। हाँ, ये डायग्राम बनाना है, ऐसे बना लो। Prices will increase, inflation will go up, profit to producer, which leads to investment,
और इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड विल improve. तो क्यों खरीदेगा? खरीदेगा, उसको जरूरत है, इच्छा है उसकी बहुत ज्यादा, जोर जोर की इच्छा है, इसलिए खरीदेगा। महंगाई बढ़ने पर भी व्यक्ति जो है वो खरीदता है। अभी आगे और पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो इसका ये एक बड़ा क्या होता है, सकारात्मक असर होता है। तो महंगाई जब बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो उससे क्या होता है, उत्पादकों को लाभ होता है, उससे निवेश बढ़ता है, निवेश से रोजगार जनरेट होते हैं, रोजगार से नियमित आय होती है, और नियमित आय से क्या होता है, उससे जो है वो जीवन स्तर बढ़ता है। पर इससे एक दिक्कत जो है वो ये हो जाती है, लिख तो लिए, बना लिया कि सब? इससे एक दिक्कत ये है कि अगर ये मांग बढ़ रही है, मांग किससे ज्यादा है, आपूर्ति से ज्यादा है, तो हमने कहा कि इससे जो कीमतें हैं वो क्या होती है, बढ़ती है, प्राइसेस बढ़ती है, उससे महंगाई। पर महंगाई अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर दिक्कतें होती है। महंगाई होनी तो चाहिए, परंतु ये बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा महंगाई हो गई तो इसका मतलब है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर, या कहा जाए कि आपके पास जो रुपए की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो भाई जैसे मान लो कि आप कोई चीज 100 रुपए है, अब 100 रुपए में पहले 1 किलो चावल आ रहा था, 100 रुपए बराबर कितना था, 1 किलो चावल। अब अगर इसको ये बढ़ गया, ये 200 रुपए का हो गया, तो यानी इसका मतलब ये जो रुपए की वैल्यू है वो तो क्या हो गई, आधी हो गई। पहले तो जो है उसमें 1 किलो चावल आता था 100 रुपए में, अब कितना आ रहा है, आधा किलो ही आ रहा है, क्योंकि चावल की कीमत कितनी हो गई, 200 रुपए हो गई, 200 रुपए हो गई। इसका मतलब है कि भाई इसके कारण जो रुपए की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और आपकी करेंसी सिस्टम जो है उसके ऊपर एक बहुत नकारात्मक असर पड़ने लग जाता है। तो भाई जो है वो करेंसी की वैल्यू नहीं रहती, और कई बार तो जो है वो महंगाई अगर बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए तो उसको सिचुएशन को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन जब आ जाती है तब आपके रुपए जो होता है या फिर जो भी आपकी मुद्रा है उस मुद्रा की कोई वैल्यू ही नहीं रहती। आपके पास जेब में कितने ही पैसे पड़े होंगे, तो पैसों का जो है कोई वैल्यू ही नहीं है। और खूब सारे पैसे लेके जाओ तब जाकर आपको क्या मिलती है, कोई छोटा सा सामान मिलेगा। आप ऐसे बोरी भर के पैसे लेके जाओ उधर जो है वो उसके दुकान पर, और वो बोरी भर के दो, फिर आपको क्या देगा, वो एक माचिस की डिब्बी देगा। एक माचिस की डिब्बी खरीदने के लिए कितना लेके जा रहा है व्यक्ति, बोरी भर के पैसे ले जा रहा है। फिर उसको वो माचिस की डिब्बी लेता है, यूं लगाता है, पैसों के और खुद के दोनों के आग लगा लेता है। क्या करे फिर वैसे, क्योंकि स्थितियां क्या हो गई है, वो अगर रुपया मतलब आपका जो मुद्रा है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है, तो फिर करेंसी सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, और आपका जो भी ये जो हम आर्थिक लेन देन वगैरह कर रहे हैं वो सारी क्या हो जाती है, वो खराब हो जाती है। फिर लोग बाग जो उस करेंसी पे विश्वास ही खत्म हो जाता है। तो वर्तमान में हम जो करेंसी का प्रयोग कर रहे हैं, मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं, ये मुद्रा का प्रयोग किसके आधार पर कर रहे हैं, विश्वास के आधार पर। सिर्फ भाई बहुत वैसे तो क्या कागज का टुकड़ा ही तो है, परंतु हम जो कार्य कर रहे हैं वो किसके ऊपर कर रहे हैं, विश्वास के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो आरबीआई के गवर्नर ने एक वचन दिया है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। बस उसके वचन की वैल्यू है, उसका प्रॉमिस जो है, उस प्रॉमिस को हम जो है मानते हैं कि हाँ वो हमें देगा, अगर कोई नहीं देगा तो इसलिए हम आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं कि भाई ये पकड़ो 500 रुपए, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे देता है कि भाई मैं भी उसके ऊपर विश्वास करता हूँ, तुम भी उसके ऊपर विश्वास करते हो, तो ये लो। पर अगर उसकी वैल्यू कम होती जाए, वो मुद्रा जो है बिल्कुल खत्म ही हो जाए, तो इसका मतलब है कि उसने विश्वास तोड़ दिया।
अब तो ये जो है मुद्रा मेरे काम की नहीं रही है, तो कागज वास्तव में कागज का टुकड़ा बन गया, और वास्तव में कागज का टुकड़ा बन गया तो लोग फिर जो है आरबीआई पर या जो भी केंद्रीय बैंक होगा उस केंद्रीय बैंक पर विश्वास करना क्या कर देते हैं, वो कम कर देते हैं। और उस पर विश्वास करना कम कर दिया तो आपका करेंसी सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, और करेंसी सिस्टम बर्बाद हो गया तो लोग वापस जो है वो किस पे, करेंसी से पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम हुआ करता था। जैसे अभी तो करेंसी होती है, पहले क्या था, बार्टर। बार्टर सिस्टम का क्या मतलब होता है, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय का मतलब है कि आपको कोई चीज की आवश्यकता है, आपको गेहूं चाहिए और कोई दूसरा व्यक्ति है उसको आलू चाहिए, और आपके पास में आलू है, आप उसको आलू दे दो, उससे क्या ले लो, गेहूं ले लो। तो आपने एक वस्तु उसको दे दी, उधर से वस्तु इधर ले ली। ये पहले के जमाने में तो चल जाता था, क्योंकि उस समय डिमांड जो है बहुत कम होती थी, चीजों की जो है वो डिमांड बहुत कम होती थी। वर्तमान में ये संभव नहीं है, वर्तमान में जो है वो हम करेंसी सिस्टम से ही काम कर सकते हैं, वस्तु विनिमय से काम नहीं कर सकते। वस्तु विनिमय से अभी मान लो तुम इतने सारे लोग, तुम्हारी फीस आ जाए और कहो साहब वस्तु विनिमय करेंगे हम, तो कोई ले आए भैंस, ले आए गिला साहब ये 50,000 की, तो ये भैंस पकड़ो, इसके ऊपर ये जो है वो ये 10 बोरी ये पकड़ो गुआर पकड़ो, और ये कुछ जो है वो गेहूं दे दे, कुछ क्या दे दे। तो अब इसको इतने को कहाँ रखे, इनको इनको तबेला कहाँ खोले इनका, तो पार्किंग में। तो ये संभव नहीं है, वर्तमान के अंदर ये संभव नहीं है। वर्तमान में सिर्फ ट्रांजैक्शन किससे संभव है, करेंसी से ही संभव है। और करेंसी जो है वो तभी तक अच्छी रहेगी जब तक कि क्या होगी, उसको मतलब महंगाई जो है वो एक नियमित स्तर की रहे, बहुत ज्यादा महंगाई जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो अगर मांग आपूर्ति से ज्यादा होती है तो कई बार महंगाई क्या हो जाती है, बहुत, अगर वो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इसका नकारात्मक असर किसके ऊपर पड़ता है, करेंसी के ऊपर जो है नकारात्मक असर पड़ता है, और इसके कारण अर्थव्यवस्था जो है उसके ऊपर भी एक नकारात्मक असर पड़ता है। देखो देखिए, यदि महंगाई अत्यधिक बढ़ती है, इफ इन्फ्लेशन राइजेस एक्सेसिवली, यदि महंगाई अत्यधिक बढ़ती है, इफ इन्फ्लेशन राइजेस एक्सेसिवली, महंगाई अत्यधिक बढ़ती है, तब यह संभव है, देन इट इज पॉसिबल दैट, तब यह संभव है कि मुद्रा व्यवस्था समाप्त हो जाए, देन इट इज पॉसिबल दैट करेंसी सिस्टम वुड कोलैप्स, मुद्रा व्यवस्था समाप्त हो जाए, करेंसी सिस्टम वुड कोलैप्स। अर्थात इस अवस्था को नियमित करने की आवश्यकता है। इट मीन्स इट इज नेसेसरी टू रेगुलेट दिस कंडीशन। अर्थात इस अवस्था को नियमित करने की आवश्यकता है, मीन्स इट इज नेसेसरी टू रेगुलेट दिस सिचुएशन। तो इस अवस्था को नियमित करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो क्या होती है, जब डिमांड क्या किससे ज्यादा है, सप्लाई से। और अगर उल्टा हो जाए, सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, वस्तु की आपूर्ति जो है वो तो क्या हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, और मांग बहुत कम है। अगर आपूर्ति बहुत ज्यादा है, चीजें बहुत ज्यादा आ गई और उसको मांगने वाला कोई है ही नहीं, लेने वाला कोई है ही नहीं, तो क्या होगा, तो कीमतें गिर जाएगी। सारे किसान जो है प्याज ही प्याज उगाने लग गए, तो बाजार में प्याज की डिमांड, प्याज की जो सप्लाई हो जाती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सप्लाई तो बहुत ज्यादा है और खाने वाले उतने ही लोग हैं, तो डिमांड उतनी है, और सप्लाई क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो फिर उसकी कीमतें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कीमतें कम हो जाएगी। कीमतें कम होगी तो उससे क्या होगा, इससे जो है वो जो उत्पादक है उसको घाटा होगा, और उत्पादक को जब घाटा होगा तब उससे क्या होगा, निवेश नहीं होगा, और निवेश नहीं होगा तो क्या होगा, तो भाई साहब तो आएगी बेरोजगारी। और बेरोजगारी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, बेरोजगारी बहुत खतरनाक चीज होती है। जब बेरोजगारी आती है तो फिर जो व्यक्ति की नियमित आय है वो क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, और व्यक्ति की हालत जो है वो क्या हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है, ऐसी हो जाती है।
सप्लाई तो है, बेरोजगारी है, कोई काम ही नहीं है, बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, मक्खी मार रहे हैं। सभी लोग अगर मक्खी मारने लग जाए तो इससे क्या होगा, बाजार जो है वो ध्वस्त हो जाएगा। अब ये आदमी है बड़ा परेशान है, हंसने की बात नहीं है, बहुत परेशान है। तुम तो बेरोजगारी का समझ लो, तुम जानते नहीं हो बेरोजगारी क्या होती है, ऐसे अपने आप को बेरोजगार बेरोजगार कहते रहते हो। बेरोजगार है तो अब इसकी हालत बहुत खराब है। इसे घर से ये फोन आए इसके बच्चों का कि पापा आते टाइम जो है वो ये लेके आना वो लेके आना, तो फिर ये दुविधा में आ जाता है व्यक्ति कि मैं कहाँ से लाऊंगा, फीस भरनी है, कहाँ से भरेंगे, अपने पास में तो कोई काम है ही नहीं, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं परंतु कोई काम ही नहीं आता, काम नहीं मिल रहा तो हालत क्या हो रही है, बहुत खराब होती जा रही है। तो फिर बच्चों को समझाया जाएगा कि नहीं बेटा आपने जो है वो ये जरूरत नहीं है, उस जरूरतों को क्या करो, कम करो। तो डिमांड्स को क्या कर लो, कम करो, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो, इच्छाओं को नियंत्रित कर करा के किसी की इच्छाएं जो है वो खत्म कर दी जाएगी, और कभी कभी जो है कुछ छोटी मोटी चीजों से उसको पूरा करने की कोशिशें की जाएगी। तो स्थितियां क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अगर क्या हो जाए, बेरोजगारी फैल जाए, बेरोजगारी फैल जाए तो व्यक्ति जो है वो, जो भी लोग काम कर रहे हैं, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां चल रही है, वो सारी आर्थिक गतिविधियां बंद हो जाएगी, और बंद होते होते जो नियमित आय है वो खत्म हो जाएगी, लोगों का जीवन स्तर और ज्यादा खराब हो जाएगा कि भाई जो घर के अंदर पहले से जो सामान थे उनको भी फिर बेचना पड़ जाएगा, कोई जमीन वमीन है तो उसको बेचना पड़ेगा, किसी तरीके से व्यक्ति अपना सर्वाइवल करेगा, और ये स्थिति जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए और ज्यादा खराब है। इससे अर्थव्यवस्था किसमें चली जाती है, मंदी की स्थिति में चली जाती है। इसमें चली जाती है, मंदी की स्थिति आ जाती है, स्लो डाउन आ जाता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है, और इकोनॉमिक स्लो डाउन आया तो सभी लोग जो है वो क्योंकि अब अगर जैसे मान लो ये व्यक्ति अगर नहीं कमा रहा है, ये व्यक्ति नहीं कमा रहा तो इसके घर वाले जब पूछेंगे कि भाई हमें, कोई बच्चे ने फोन किया भाई खिलौना लेके आओ, तो क्या भाई अपने खिलौने के पैसे नहीं है, खिलौने के पैसे नहीं है तो खिलौने की डिमांड कम, मार्केट के अंदर उसकी डिमांड कम होगी। किसी ने फोन कर दिया मैडम ने कि भाई वो लेके आओ, पनीर लेके आओ आज, कोई पनीर वनीर नहीं है, पनीर की डिमांड कम, मार्केट के अंदर से पनीर की डिमांड कम होगी। दूध लेके आओ तो दूध की डिमांड कम। तो चीजों की डिमांड क्या होती जा रही है, लगातार कम होती, और चीजों की डिमांड अगर और कम होती गई तो सप्लाई तो बढ़ी हुई है, डिमांड और कम होगी, डिमांड और कम होगी तो और ज्यादा जो है वो मंदी, तो मंदी का स्तर जो है वो क्या होगा, और ज्यादा मंदी, और इस तरीके से वो जो है वो जाते जाते एक ऐसी स्थिति हो जाती है जिसको कहते हैं डिप्रेशन आ गया, कि भाई इकोनॉमी जो है पूर्ण रूप से खड्डे में चली गई, डिप्रेशन में आ गई। तो उस ऐसी स्थिति जो है किसकी वजह से क्रिएट हो सकती है, इस अगर आपकी सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम। तो इसलिए हमेशा ही मार्केट के लिए जो अच्छी सिचुएशन होती है वो तो कौन सी होती है, डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, डिमांड थोड़ी क्या हो, ज्यादा रहे और सप्लाई थोड़ी कम रहे। सप्लाई से अगर डिमांड ज्यादा है तो इसका मतलब वो चीजें अच्छी है, मार्केट जो है उसमें थोड़ी बहुत महंगाई रहनी चाहिए। ये वाली परिस्थिति तो हमेशा ही खराब है, ये वाली हमेशा ही खराब है, क्योंकि इससे क्या रिजल्ट होता है, ये बेरोजगारी, बेरोजगारी होगी तो ये जो नियमित आय थी वो नियमित आय क्या हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी, और नियमित आय बंद हो गई तो इसका मतलब जो लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर जो कैसे जैसे सुधरा था वो वापस खराब हो जाएगा। लोग शहरों से वापस कहाँ चले जाएंगे, गांव चले जाएंगे। जैसे लॉकडाउन हुआ था ना, तो लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे मजदूर जो है, मजदूरों ने पलायन किया, देखा था वो, तो वो मजदूरों ने पलायन क्यों किया, रोजगार खत्म हो गया। भाई आपने किसी का रोजगार छीन लोगे, रोजगार खत्म कर दोगे, रोजगार खत्म कर दोगे तो वो व्यक्ति उस शहर के अंदर रहेगा कैसे, तो वहां पर तो रहने के लिए ही उसका किराया देना पड़ता है, आपका जो मकान है उसका किराया देना पड़ेगा। अब वो किराया कहाँ से लाओगे जब आपके पास में पैसे ही नहीं है, और आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप तो, और कई जो लोग तो ऐसे हैं जो कि रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं, मतलब रोज सुबह जाते हैं कमाई करते हैं, शाम तक जो है शाम तक का जुगाड़ करते हैं। और ऐसे लोगों को अगर एकदम से ये सूचना मिले कि भाई कल से तुम्हारे बंद है सब कुछ, तो क्या होगा, तो उनका तो पूरा जीवन ही खत्म हो गया ना। तो जैसे भाई जो पैसे वाला व्यक्ति है उसके तो उसका लॉकडाउन का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा, भाई पैसे वाला था, ठीक है अपने पास में सेविंग्स है तो चल जाएगा, 1 साल 2 साल के 5 साल भी रखो तुम तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ी अपने व्यक्ति अपनी डिमांड्स को कम करके, कभी कुछ चीजों को कम करा के कैसे जैसे जो है एडजस्ट कर ले। परंतु जो व्यक्ति रोज का मजदूरी कर रहा है या रोज की कमाई कर रहा है, जैसे अपने यहाँ आसपास में बहुत सारे ये पोहे वो लगाने वाले, ये जो है वो ठेला लगाने वाले, तो जैसे ही लॉकडाउन लगा तो हमारे तो सबसे पहले दिमाग में आ गया, अरे इनका क्या होगा। अब जैसे लॉकडाउन लग गया, आपने कोचिंग बंद कर दी, कोचिंग बंद कर दी तो चलो अपना तो चल जाएगा, पर बाकी स्टूडेंट नहीं आएंगे, स्टूडेंट नहीं आएंगे तो इनके जो ये किसी की कचौरी की डिमांड हो रही है, किसी की पोहे की डिमांड हो रही है, ये तो खत्म हो जाएगी, और ये खत्म हो गई तो इनका तो जो सारा काम ही खत्म हो गया, और काम खत्म हो गया तो ये कैसे सर्वाइव कैसे करेंगे। तो यहाँ तो लोग जो है वो कैसे हैं,
डेली वेजेस पे डेली काम कर रहे हैं कि डेली ये बेचेंगे उससे इतना पैसा आएगा, फिर ये कल खरीदेंगे उससे इतना पैसा आएगा, और आपने आपकी जो भी रेडी लगाने के लिए जो भी कार्य कर रहे हो इसके लिए आपने उधार और ले रखा है, तो वो उधार भी आपको चुकाना है। और वो उधार भी आप कब चुका पाते हो? जब आपके यहाँ पर सेल होती है। जैसे जैसे सेल होती है वैसे वैसे क्या होता है, उधार जो है वो चुकाया जाता है। तो उधार को चुकाने के लिए आपको सेल करनी पड़ती है। पर अगर डिमांड खत्म हो गई है, डिमांड खत्म हो गई तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। और खराब हो जाएगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और फिर हुआ भी यही कि वो लोग जो है सर्वाइव नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा भाई अपने तो वापस चलो, पर वहां जहां से आए थे वहीं चलो वापस। तो इसलिए फिर उन्होंने माइग्रेंट जो लेबरर्स थे और माइग्रेंट लेबरर्स का एक बहुत बड़ा जो है वो देखी गई स्थिति कि वो उस समय पैदल पैदल जो है वो अपने अपने घरों की तरफ निकल गए। तो ये जीवन स्तर क्या हो जाता है इसकी वजह से कम हो जाता है। तो इन दो जो स्थितियां हैं उन दो स्थितियों में से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति जो है वो कौन सी होती है, या ज्यादा बाजार के लिए अच्छी चीज जो होती है कौन सी है? महंगाई, डिमांड। डिमांड जो है बहुत जरूरी होती है। और डिमांड कब आती है? जब व्यक्ति क्या करता है, खर्च करता है। इसलिए खर्च करना जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। आपका खर्चा दूसरे की आमदनी होती है। आप जितना खर्चा करते हो वो दूसरे की क्या है, आमदनी है। इसलिए अगर अगर किसी का भलाई करनी हो कि साहब मेरे को जो है उस दुनिया की भलाई करनी है तो मैं क्या करूं, खर्चा करने लग जाओ। जितना कोई खर्चा करने वाला जितनी भलाई करता है उतना और कोई भलाई नहीं करता। पर हमारे समाज के अंदर जो इस बात को समझ में आती नहीं है लोगों की। वो मुकेश अंबानी ने जो है वो एक बहुत बड़ा बंगला बनाया। मुकेश अंबानी का बंगला है ना एंटालिया, मुंबई के अंदर। मुंबई में एंटालिया बंगला बनाया उसने 8,000 करोड़ का। भारत के अंदर सब लोग जो है टूट के पड़े उसके ऊपर, उसकी आलोचना करने के लिए। ये क्या है, इसको जो है शर्म नहीं आती, इधर तो इतना बड़ा धारावी जो है वो स्लम है और इसने 8,000 करोड़ रुपए बंगले पे खर्च कर दिए। शर्म नहीं आती इस तरीके से पैसों को जो है दिखावा करता है। गलत है ये, गलत है सही है? सही है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जेब से 8,000 करोड़ रुपए निकाल के खर्चा किया है। खर्चा किया तो वो उसने किसी को दिए हैं। ये खर्चा किया है तो उसका मतलब उसकी जेब से गए बाहर, और बाहर गए हैं तो इसका मतलब लोगों को रोजगार मिला है। अब आप चाहो कि साहब वो मुकेश अंबानी के पास पैसे तो हजारों करोड़ों रुपए हैं और वो भी धारावाहिक की किसी चौल में ही रहे, तो कैसा आग लगे कि भाई पास में एक आदमी है बिल्कुल जो है बहुत मजदूर है, वो तो रहता ही है, और साथ साथ में कौन रहता है, मुकेश अंबानी भी रहता है, नीता अंबानी भी वही है। तो वो मजदूर गए भाई यार हम तो यहाँ रहते हैं मजबूरी से रहते हैं, तू तो रहे ऊपर, और तू तो ढंग की जगह रहे, और तू ढंग की जगह रहेगा तो खर्चा करेगा। खर्चा करेगा तो चीजों की क्या होगी, डिमांड जनरेट होगी। भाई तू जो है वो रोड ही मंगाएगा, तू सीमेंट मंगाएगा, और तेरे तो भाई ये 8,000 करोड़ का अगर तूने बंगला बनाया तो 60,000 करोड़ के बंगले की मेंटेनेंस के अंदर ही 100-200 करोड़ रुपए हर साल के खर्च करेगा। उसके वहां पर रहने वाले लोग तो 4-5 ही हैं, परिवार में तो सदस्य तो 4-5 ही हैं, परंतु नौकर जो है वो कितने हैं, वो 600 से ऊपर है, और वो भी 600 से ऊपर का स्टाफ। और वो स्टाफ भी क्या है, वो वैसे इलीट क्लास का स्टाफ है। साहब हम कहाँ काम करते हैं, सीधे एंटालिया में काम करता हूँ भाई मैं। ऐसे छोटी मोटी जगह जो है चौकीदारी नहीं है अपनी, अपने सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पर है, एंटालिया में। उसके गार्डन साफ करने वाला व्यक्ति होगा वही, कहाँ का गार्डन साफ करता हूँ, घास कहाँ की काटता हूँ, एंटालिया की घास काटता हूँ भाई, हर किसी की घास नहीं काटता हूँ। बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से घास काटते हैं हम, ऐसे घास को लेते हैं फिर उसको बड़े प्रेम से जो है, बहुत प्रेम से उसको काटा करते हैं। ऐसे नहीं है भाई वो मुकेश अंबानी की घास ऐसे किसी एरे गेरे की थोड़ी है, तो घास इतनी महंगी है। तो इसलिए वहां जाकर व्यक्ति जो खर्चा करता है वो हमेशा ही क्या है, सही है। जो भी अगर खर्चा कर रहा है तो इसलिए खर्चा तो कहो कि भाई हाँ खूब करो। शादी ब्याह में कोई खर्चा कर रहा है, किसी के पास पैसा है, तो लोग कहते देखो यार शादी ब्याह में इतने पैसे खर्चे कर रहा है, पर तो अच्छी बात है। शादी ब्याह में पैसे खर्चा कर रहा है तो इसका मतलब टेंट वाले को पैसा मिल रहा है, कैटरिंग वाले को पैसा मिल रहा है, हलवाई को पैसा मिल रहा है, वो मैरिज गार्डन के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं उनको नौकरियां मिल रही है। और तुम चाहो कि नहीं सादा जीवन उच्च विचार, पैसे तो बहुत है साहब, खर्चा नहीं किया आपने, तो फिर इतने सारे लोग बेरोजगार हो गए। और फिर बेरोजगार हो गए तो क्या करो, फिर जाकर उनको दान दे दो। भारत के अंदर आप जो है क्या करो, दान दे दो। सारी जनता आपका जो है समर्थन कर रहे हो, साहब कितना महान आदमी, जिसने क्या कर दिया है, दान। अरे दान देकर आदमी की जो है वो तूने तो उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट ही खत्म कर दी। एक तो व्यक्ति अपने खुद के मेहनत से कमाए पैसा, और एक क्या हो, आपने ऊपर से उसको दान दिया तो आपके एहसानों के तले दब गया, क्या दान मिला अपन को, और उसकी खुद की जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। जबकि व्यक्ति जब मेहनत से कमा के पैसे लेता है तो बिल्कुल अधिकार पूर्वक लेता है। तो बैंड बाजे वाले वो होते हैं ना, वो कि जब वो आते हैं पैसे किलो, साहब सुबह बिल हुआ 1 लाख रुपए हुआ,
और सामने वाला कह दे कि 1 लाख भाई किस बात के, 90,000 ही दूंगा, तो कह के अच्छा रात को ठुमके लगा रहे थे तुम नहीं पता 90,000 हुए के हुए, चल ठीक है। फिर बाद में वो ऐसे कर, चल ठीक है दे दे रे 90,000 दे दे, तेरी औकात इतनी है। वो 90,000 भी किससे ले रहा है? अपने पूरे ठरके से ले रहा है कि भाई ये मेरे कमाई है, रात भर मैंने जो है वो यहां पर तुम्हारे यहाँ बैंड बजाया है, ऐसे थोड़ी है। ऐसे ये मैं दान के पैसे नहीं ले रहा हूं, ये पैसे अगर मैंने कमाई की है, कमाई की है तो इसके ऊपर मेरा अधिकार बनता है। तो वो अधिकार पूर्वक है, एक तो अधिकार पूर्वक चीजें हो, और एक जो है वो क्या किया जाए आपको ऐसे दान में दी जाए। तो दान में दी जाए तो फिर व्यक्ति की जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो अपने आप के अंदर क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, और उसकी क्या हो जाती है, सोशल रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। जिसने दान दिया है, जिसने दान दिया है उसने, उसकी सोशल रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। अगर साहब ये बहुत दानी आदमी है, क्या करता है ये लोगों को दान देता रहता, यानी लोगों की सेल्फ रेस्पेक्ट गिराकर खुद की सोशल रेस्पेक्ट बढ़ा लेता है। तो ये तो जो है वो बिल्कुल ही खराब है। इसलिए व्यक्ति को दान देने के बजाय सबसे अच्छा तरीका क्या है कि दान दो, इससे अच्छा तो जो है वो रोजगार तो तुम क्या दोगे, खर्चा करो, रोजगार अपने आप मिल जाएंगे। खर्चा व्यक्ति जो है वो जितना करेगा, जितना व्यक्ति खर्चा करे उतना ही व्यक्ति जो है वो ज्यादा काम, मतलब उतना रोजगार या उतनी अर्थव्यवस्था को ज्यादा फायदा पहुंचाता है। यूएसए की अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ऐसी अर्थव्यवस्था है जो उधार में है। यूएसए वाले जो लोग हैं, हर व्यक्ति के ऊपर खूब सारा क्या चढ़ा होगा, उधार चढ़ा होगा, परंतु फिर भी वो खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं। कंजप्शन लेड इकोनॉमी है उनकी, कि खूब खर्चा करो, भले उधार लेकर करो। जैसे होता है चारवाक करके एक जो है वो दार्शनिक था एंशियंट टाइम में, भारत में एक दार्शनिक था जिसका क्या नाम था, चारवाक। तो चारवाक का दर्शन था, यावत जीवम सुखम जीवेत, जब तक जीवो सुख से जीवो, यावत जीवम सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, चाहे उधार लेकर घी पीना पड़े पर घी पियो। ये क्या, कैसे घी पियो, उधार लेकर घी पियो। तो ये अमेरिका वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, उधार लेकर घी पी रहे हैं, तो उनको घी पीने दो, और वो सही है, वो गलत नहीं। उनको तो जब भी ऐसे लगेगा अच्छा हमें उधार को देने के लिए तैयार है, यही बहुत बड़ी बात है। वरना उधार देता कौन है? तुम ऐसे पड़ोसी से पेन मांग के देख लो, तुम्हें दे दे तुम्हें। कोई उधार तुम्हें दे रहा है, इसका मतलब है तुम्हारी मार्केट में क्रेडिबिलिटी है, बाजार में क्या है, आपकी क्रेडिबिलिटी है, बाजार के अंदर विश्वसनीयता है। जो विश्वसनीय व्यक्ति होता है उसी को क्या मिलता है, उधार मिलता है। तो अगर कोई उधार दे कि हाँ भाई मुझे उधार दे दो और पार्टी मैं दूंगा, पार्टी भाई की तरफ से, परंतु क्या है, पैसे नहीं है, पैसे पैसे तुम उधार दे दो मेरे को, पर पार्टी मैं। तो अब ऐसे कई लोग होते हैं जो उधार ले लेकर क्या करते हैं, पार्टियां थ्रो करते हैं। तो ज्यादा पार्टियां मत थ्रो करना, उधार ले लेके खैर जब ऐसी तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बन जाए मार्केट के अंदर, तो फिर मार्केट से क्या लिया जा सकता है, उधार लिया। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है सबके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी उधारी है। अपने तो छोटे मोटा उधारी के अंदर ही व्यक्ति जो है वो घबरा जाता है कि यार मेरे ऊपर बहुत ज्यादा ऋण है, ऋण है, ऋण है। यहाँ पर हजारों करोड़ है लोगों के ऊपर, कोई फर्क पड़ता नहीं, और फिर कहते हैं और 2, 4, 5 हजार करोड़ रुपए और कोई दे तो और दे दो, हम तो जो है लेने के लिए तैयार बैठे हैं, आप तो लो, और फिर हम जो है क्या करेंगे इस पैसों का, निवेश कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे तो और किसी को रोजगार जनरेट होगा, हमारे भी प्रॉफिट जो है जनरेट हो जाएगा। तो इसलिए ये जो दो सिचुएशंस है, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई एंड सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, इसमें से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी है, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। इसलिए डिमांड जो है मार्केट में हमेशा ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डिमांड ही है कि मार्केट में डिमांड जनरेट होनी चाहिए, हर चीज की डिमांड जो है जनरेट होनी चाहिए। और जब भी आप कोई डिमांड जनरेट करते हो, अभी आगे से कभी कोई डिमांड जनरेट करो तो अपने आप के अंदर से ऐसे खुशी फील होनी चाहिए तुम्हें कि मैंने क्या किया, एक रोजगार जनरेट कर दिया। जैसे कोई मोबाइल फोन खरीदो, पहले भाई डिमांड जनरेट कर दी अपन ने मोबाइल फोन की। कपड़े जो है वो नए खरीदो तो डिमांड जनरेट कर दी अपन ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। अब टेक्सटाइल पता नहीं कितने ही लोगों को रोजगार दे दिया, एक दो को नहीं, कितने ही लोगों को, जो कोई शोरूम के अंदर जो काम कर रहा है उसको रोजगार मिल गया, वो वहां से जहां से फैक्ट्री से जिसने सप्लाई किया है ट्रक वाले ने उसको रोजगार, ट्रांसपोर्ट वाले को रोजगार मिल गया, जिस फैक्ट्री के अंदर वो बना होगा उसके अंदर जितने मजदूर होंगे उनको रोजगार मिल गया, जहां जहां से रॉ मटेरियल उसका कच्चा माल जहां से आया होगा उनको रोजगार मिल गया, उस फैक्ट्री के जो मजदूर जहां पर जाकर खर्चा करते हैं उनको रोजगार मिल गया। इसलिए एक आप अगर डिमांड जनरेट करते हो तो उसका असर क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, और मार्केट के अंदर बहुत सारी अन्य डिमांड जो है वो उस वजह से जनरेट हो जाती है कि आपने डिमांड की तो इसका वजह से किसी को पैसे आए तो उस पैसे का क्या करेगा, उस पैसे को वापस खर्च करेगा, और वापस खर्च करेगा तो इसका मतलब पैसा जो है मार्केट में रोटेट होता जाएगा, और रोटेट होता जाएगा तो डिमांड क्या होती जाएगी, वो जनरेट होती जाएगी। तो इसलिए अगर डिमांड और सप्लाई, ये बात समझ में आ गई तुम्हारे कि डिमांड और सप्लाई में क्या रिलेशन है, डिमांड ज्यादा होती है तो क्या होता है, सप्लाई ज्यादा होती है तो क्या होता है, तो इसका मतलब तुम्हें इकोनॉमी समझ में आ गई, यही होती है इकोनॉमी। अगर ये समझ में आ गया तो तुम्हें आगे पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं।
और अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया है, तो भी तुम्हें आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये समझ में आ गया तो भी आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर ये समझ में नहीं आया तो भी यू कैन क्विट। अब आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार की शक्तियां कितनी है? ये मात्र दो ही है। एक तो डिमांड है और दूसरी क्या है? सप्लाई है। डिमांड और सप्लाई, और इसी से पूरा बाजार जो है बाजार चलता है। पूरा मार्केट के अंदर जितनी उथल पुथल हो रही होती है, आगे अपन जितने जारगन स्वारगन जो भी देखेंगे, जितनी नीतियां वीतियां जो भी देखेंगे, तो सबका कोर क्या है? तो कोर डिमांड और सप्लाई है कि भाई या तो डिमांड को कंट्रोल करना है या सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिशें जो है वो की जाएगी। तो ये दो प्रकार, ये वाली सिचुएशन नहीं लिखी, ये लिखो देखें, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। मुद्रा की वैल्यू कम होने पर करेंसी सिस्टम नेगेटिव का इफेक्ट कैसे होंगे? क्या अभी थोड़े दिन रुको, बाद में बताएंगे। सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, प्राइसेस विल गो डाउन, उत्पादक को घाटा, लॉसेस टू प्रोड्यूसर, निवेश कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट विल गो डाउन, और निवेश कम हो गया तो इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ जाएगी, और बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो नियमित आय नहीं होगी, वो बंद हो जाएगी नियमित आय, और नियमित आय बंद हो गई तो लिविंग स्टैंडर्ड जो हो जाते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। यानी दो सिचुएशन होती है, एक तो डिमांड इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन सप्लाई, और दूसरी कौन सी होती है? सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। इन दोनों में, और इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? आर्थिक मंदी। इस अवस्था का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? आर्थिक मंदी। देखो, यदि यह अवस्था लंबे समय तक बनी रहे, इफ दिस सिचुएशन कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यदि यह अवस्था लंबे समय तक बनी रहे, if this situation continues for a long period, यदि यह अवस्था लंबे समय तक बनी रहे, if this situation continues for a long period, तब अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में चली जाती है। then economy slips into recession, तब अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में चली जाती है। then economy slips into recession, अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में चली जाती है। यह अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक खतरनाक या जोखिम भरी स्थिति है। इट इज वेरी रिस्की सिचुएशन फॉर इकोनॉमी, यह अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक जोखिम भरी स्थिति है। इट इज वेरी रिस्की सिचुएशन फॉर इकोनॉमी, यह अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक जोखिम भरी स्थिति है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की कंडीशंस होती है, एक तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई और सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। ठीक है, और इसमें ज्यादा अपन ने देखा कि फेवरेबल कौन सा होता है? डिमांड जो है वो हमेशा थोड़ी बहुत ज्यादा ही होनी चाहिए, डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, ताकि थोड़ी बहुत महंगाई जो है वो बनी रहे। थोड़ी बहुत महंगाई बनी रहे तो उत्पादकों को लाभ होता रहे, ताकि उत्पादक क्या होते रहे? वो निवेश करते रहे। लाभ को जो वो है बहुत नकारात्मक तरीके से नहीं देखना चाहिए। भारत के अंदर जो है वो क्योंकि हमारी जो देखो हमारा सोच जो है वो थोड़ी कम्युनिस्ट टाइप की है। हम जो है वो क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसपे कम्युनिस्टों का थोड़ा कब्जा रहा है, और इसलिए हमारी जो सोच है, हमारी जो समझ है, और हमारे जो पत्रकार भी अधिकतर जैसे क्या है वो कम्युनिस्ट ही है। तो इस वजह से हमारी सोच के ऊपर थोड़ा कम्युनिस्ट कब्जा जो है बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से हम इन सब चीजों को बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे लाभ जो शब्द है, प्रॉफिट,
इस प्रॉफिट को ही क्या देखा जाता है, बड़े नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, अरे यार इनकी तो लाभ की मानसिकता है। तो जैसे कह रहे ये तो लाभ कमा रहे हैं, तो लाभ कमा रहे हो जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, तो लाभ कमा रहे हैं, हाँ कमाने दो, तुम्हारी क्या दिक्कत है, ये लाभ कमा रहा है, हाँ कराने कमाने दो। पर इसके लाभ से क्या ये गलत तरीके से लाभ कमा रहा है? नहीं, गलत तरीके से नहीं। क्या गैर कानूनी तरीके से कमा रहा है? नहीं कमा रहा। तो गैर कानूनी तरीके से नहीं कमा रहा तो लाभ कमाना क्या बुरा है? कमाने दो। इसके लाभ आएगा तो ये लाभ से करेगा क्या? देखो, कोई भी व्यक्ति पैसे कमाता है, उस पैसों का दो ही काम जो है वो किया जा सकता है भाई। एक तो, और खासकर जो व्यक्ति ज्यादा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसका मतलब अंबानी अडानी को जो है वो लाभ हो रहा है, तो अंबानी अडानी को अगर लाभ हो जाएगा तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? वो दो ही काम कर सकता है पैसे का। एक तो पैसे से जो है वो पैसे को निवेश कर सकता है, या पैसे से कंजप्शन कर सकता है। पैसे अगर आपके पास में है, मान लो कि मैंने जो है वो 1000 करोड़ रुपए कमा लिए, तो मैं 1000 करोड़ रुपए को ऐसे तो है नहीं कोई जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दूंगा। या जो व्यक्ति जो है ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति होता है, वो पैसों को ऐसे किसी तिजोरियों में रखना पसंद नहीं करता, या किसी बैंक अकाउंट में पैसे रखने का पसंद नहीं करता। वो क्या करेगा, उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा। क्या मेरे पैसे जो है और डबल होने चाहिए, मेरे पास में लाभ आया है तो मैं और लाभ कमाऊं। और लाभ कहां से कमाऊंगा? पैसों को एक जगह पड़े पड़े रखूंगा तो और लाभ नहीं आएगा। मेरे पास में दाम पैसे आए और पैसों को मैं जो है किसी खड्डा खोद के कहीं डाल दूं, या घर के अंदर जो है वो किसी में छुपा दूं कहीं पर, तो उससे जो है लाभ नहीं आएगा। लाभ तो कब आएगा? जब उस पैसे को मैं क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। और अगर मैंने लीगली पैसे कमाए हैं तो फिर मैं उस पैसे को बहुत आसानी से इन्वेस्ट कर सकता हूं। और जैसे मैं इन्वेस्ट करूंगा, जैसे इन्वेस्ट करूंगा तो कहीं ना कहीं पर क्या जनरेट होगी, वो रोजगार जनरेट होंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी और रोजगार जनरेट होंगे। और दूसरा काम क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि मैं उसको कंजप्शन पे खर्च करूं, बहुत बड़ा बंगला खरीदूं, हो सकता है बड़ी गाड़ी खरीद लूं। ठीक है, आप कुछ भी ऐसा कार्य जो है वो कर सकते हो, अपने दोस्तों को बुलाकर बड़ी पार्टी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी जो है शादी कर सकते हो, अब ऐसा अगर भंडारा कर सकते हो। तो अगर आप ये कुछ भी करते हो तो इसका मतलब क्या जनरेट होता है? उससे फिर वापस जो है वो डिमांड जनरेट होती है और फिर कई लोगों को रोजगार मिलता है। आप भंडारा जैसे होता है तो उसके अंदर कितने लोगों को रोजगार जो है वो मिल जाता है? बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। तो बहुत सारे भाई, जहां से आप सप्लाई ले रहे हो, कई सारी चीजों की जो है आपूर्ति लेते हो, उसको बनाने वाले पीछे जाके देखो कितने सारे मजदूर हैं, वो उसको काम कर रहे हैं, उसको बनाने का काम कर रहे हैं। वो एक हलवाई है, उसने वो जो है वो पहले कुछ नहीं था, वो ठेकेदार बन गया बड़ा, तो वह बड़ा काम कर, पहले तो छोटा मोटा काम करता था, छोटे मोटे जो है वो 100-200 लोगों के खाने बनाया करता था, जो हलवाई था ना उसका। फिर वो धीरे 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 उसने स्प्रिंग बोर्ड में बनाते 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 आजकल 10,000 लोगों का वो खाना आराम से, तो उसको चुटकियों में अभी फोन करो, कल है भंडारा, हाँ ठीक कर देंगे। उसको जो कोई अरेंज करने में कोई ज्यादा दिक्कतें आती ही नहीं है। तो अब जब वो यहाँ 10,000 का बना रहा है तो इसका मतलब उसको एक्सपीरियंस हो गया कि 10,000 लोगों का खाना बनाने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है, उसको कैसे बनाया जाता है, कितने मजदूरों की जरूरत होती है, कितने लोगों को लेके आना है अपन को, वो लेबर कहाँ से लानी है, उसको कैसे मैनेज करना है, वो सबका एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो स्प्रिंग बोर्ड के भंडारे के भरोसे बैठा है। तो जब आप नहीं कर रहे हो तो वो कहीं दूसरी जगह से बड़े ठेके ले लेगा कि भाई कोई बड़ी शादी हो रही है, तो बड़ी शादी होती है तो व्यक्ति हर किसी छोटे मोटे आदमी को जो है वो नहीं देगा, वो ये ऐसा देखेगा भाई तुमने ऐसा काम पहले किया है क्या, 10,000 लोगों को खाना बनाया है क्या? हाँ बनाया है, बनाते ही रहते हैं हम तो, सुबह से लेकर शाम तक बनाते हैं। तो हाँ ठीक है, तो फिर इसका मतलब तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस, तो ये लो हमारे वाला काम भी आप कर देना। तो आप जो है वो आपके जो लेवल है वो क्या होता गया, बढ़ता गया। और वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? क्योंकि किसी ने सब पहले जो है क्या किया है, निवेश। निवेश क्या? कंजप्शन पे खर्चा है, ये तो कंजप्शन का खर्च है कि आपने जो उपभोग के ऊपर खर्च कर लिया कि भाई हमारे स्टूडेंट है उनको खाना खिला दो भाई, तो अब ये उपभोग हुआ। तो आप या तो निवेश करते हो या क्या करते हो, उपभोग करते हो, उपभोग करते हो। और दोनों ही परिस्थितियों में मार्केट में डिमांड जनरेट होती है और मार्केट में रोजगार जो है वो क्या होते हैं, वो क्रिएट होते हैं। इसीलिए व्यक्ति का खर्चा करना जो है वो बहुत जरूरी होता है। इसलिए क्या मतलब उसका जो वाक्य है वो क्या है, आपका खर्च दूसरे की आमदनी है, यही है गुरु मंत्र। क्या है? आपका खर्च दूसरे की आमदनी है। लिख लो, देखें इसको, आपका खर्च दूसरे की आमदनी है। बस इसको याद करते रहा करो, आपका खर्च दूसरे की आमदनी, आपका खर्च दूसरे की आमदनी। जैसे खर्च करो तो सोचो, अरे यही है डिमांड एंड सप्लाई का मुख्य। लिखो लिखो इसको, आपका खर्च दूसरे की आमदनी है। और दिन में 10 बार इसकी माला फेरा करो, आपका खर्च दूसरे की आमदनी। तो ऐसा लग रहा है कि यार ये भी क्या लिखने की बात है? अरे लिखने की बात है, डबल कोट्स में और लिखना है, अंडरलाइन और लगा के, लाल हरे काले पीणों से इसकी जो है वो पेन जितने हो तुम्हारे पास में, उससे इसकी महिमा मंडन और करना है इसका। तो
आपका खर्च दूसरे की आमदनी है। हाँ, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा तुम्हें। इंग्लिश में फील नहीं आती जी, फील आएगी हिंदी में। तो ये होती है डिमांड एंड सप्लाई। अब देखो ये जो डिमांड है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। इस डिमांड का जो संबंध होता है वो किससे होता है? वो होता है रुपए से। बट डिमांड होती क्या है? डिमांड को जैसे अपने सामान्यतया समझा, परिभाषा वगैरह तो नहीं लिखी, पर सामान्यतया ये समझा कि भाई किसी चीज को आपको चाहिए, तो एक तो होती है आपकी इच्छा, एक होती है बहुत बड़ी इच्छा, बहुत तेज इच्छा, और एक होती है तेज इच्छा के साथ में आपके पास पैसे, और पैसे खर्च करने की भी इच्छा। तो बाकी ये जो तीन चीजें हैं तो इच्छा और उससे जुड़ी हुई है, तो इच्छाएं तो व्यक्तिगत होगी, पर जो उसके अंदर महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? पैसे। यानी डिमांड का संबंध जो है किससे होता है पैसे से। और सप्लाई का जो संबंध है वो किससे होता है? वो होता है उत्पादन से। कोई भी सरकार जो होती है, जो भी सरकार होती है, वो हमेशा ही कोशिश करती है कि भाई उत्पादन को तो क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। उत्पादन को कम मत करो। कोई प्रोडक्शन हो रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई फैक्ट्री लगा रहा है, तो सरकार ये नहीं कहेगी किसी की नहीं तुम फैक्ट्री मत लगाओ, वो उसको तो यही कहेगी हाँ भाई लगाओ लगाओ लगाओ, तुम फैक्ट्री लगाओ, और हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी जो भी फैक्ट्री लगाई जा रही है उसकी क्या होनी चाहिए? मार्केट में डिमांड भी होनी चाहिए। तो डिमांड मार्केट में जनरेट हो। कोई मोबाइल फैक्ट्री लगाना चाहता है तो बिल्कुल लगाए, मार्केट में उसकी क्या है? डिमांड है। और अगर डिमांड कम हो रही है तो सरकार किसी तरीके से कोशिश करेगी कि उसकी डिमांड को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। उसकी डिमांड को बढ़ाने की कोशिशें की जाएगी। यानी आप जो कंट्रोल करोगे वो किसको करोगे? इसको कंट्रोल करने की थोड़ी कोशिशें की जाती है कि डिमांड को जो है या तो बढ़ाया जाए या डिमांड को कम किया जाए। और डिमांड का संबंध किससे है? रुपए से होता है, पैसों से होता है। और ये पैसे कहां से आते हैं? रुपए कौन जारी करता है? आरबीआई। भारत में रुपए कौन जारी करता है? आरबीआई जो है वो आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब बाजार में अगर रुपए बहुत ज्यादा होंगे, खूब सारे रुपए हो गए, इसका मतलब क्या हो गया? हर आदमी के पास में बहुत सारे पैसे हैं। हर आदमी में बहुत सारे पैसे, तो इसका मतलब डिमांड क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगी। और डिमांड अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इसका मतलब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको महंगाई बढ़ानी तो है, पर बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ानी। मतलब ऐसा नहीं हो कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि करेंसी सिस्टम ही खत्म हो जाए, या करेंसी सिस्टम को जो है वो दिक्कतें आने लग जाए। तो ये तो बात समझ आएगी, महंगाई से करेंसी सिस्टम कैसे होता है प्रॉब्लमेटिक। महंगाई अगर बढ़ी तो इसका मतलब है आपके रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। भाई आपके पास में जेब के अंदर 500 का नोट है, और अब 500 के नोट से आप बाहर जाकर अगर एक पोहे की एक जो है वो प्लेट मिलती हो, तो इसका मतलब 500 की जो वैल्यू है वो क्या हो गई? कम हो गई। भाई पहले वो चीज जो है वो 20 रुपए में कितने कितने मिलती है, जितने की मिलती है तो उतने की मिल रही थी, और अब जो है वो क्या हो गई है? वो बढ़कर 500 रुपए की मिल रही है। इसका मतलब 500 की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई। और आपको बहुत सारी प्लेट खरीदनी हो तो इसका मतलब खूब सारे 500 गड्डी लेके जानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि वो मुद्रा जो है वो अब इतनी काम की नहीं रही। और ज्यादा महंगाई बढ़ती जाए तो मुद्रा की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। मुद्रा की वैल्यू कम होते होते इतनी कम हो जाएगी लोगों का उस मुद्रा में विश्वास ही खत्म हो जाए, और लोग जो है वो सोचेंगे कि भाई यार ये मुद्रा कोई क्या काम किया, अपने कागज के टुकड़े हैं ये। तो जैसे कई सारे देश ऐसे हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले वेनेजुएला नाम का एक देश है साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में देश है कौन सा? वेनेजुएला। वेनेजुएला के अंदर आई ये इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन आ गई, चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई। इतनी ज्यादा महंगी हो गई कि करेंसी सिस्टम पूर्ण रूप से कोलैप्स हो गया। और उसके बाद में वहां की फोटोग्राफ्स आई जिसके अंदर जो सड़कें हैं, सड़कों पर नोट ही नोट पड़े हैं। वेनेजुएला के जो नोट है वो सड़कों में पड़े हैं, और जो झाड़ू निकालने वाले हैं वो उसको झाड़ू से क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं। कोई उस नोट को उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है कि यार इसको ले लूं, क्योंकि लेके करोगे क्या अब इसको? इस एक नोट से तो कुछ होने वाला है ही नहीं। इससे तो जो कुछ ही नहीं आएगा, आपके घर के अंदर जगह और ही खाएगा। तो फिर कई बार जो है वो ऐसा भी होता है कि जैसे एक बार जर्मनी के अंदर ऐसी स्थिति आ गई थी 1929 में। और जब ऐसी स्थिति आई तो वहां जर्मनी के लोगों ने क्या किया? जो नोट है उन नोट को लेकर जलाने लग गए। तो भाई इसको नोट को जलाओ, जलाने से क्या होगा? जो वो गर्मी है वो आ जाएगी, तब करेंगे इसका। क्योंकि तब करने के लिए बाहर से लकड़ी लानी पड़ती है, लकड़ी आती है महंगी, नोट है सस्ते, नोट सस्ते पड़ते हैं, और लकड़ी क्या आती है? महंगी आती है। तो किसको जलाओ? नोट ही जलाओ, लकड़ी क्यों जलाओ? लकड़ी तो अपने काम आएगी, बाद में काम आ जाएगी। तो इस नोट को भी जला दिया उन्होंने। तो करेंसी सिस्टम इसका मतलब क्या हो गया? बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गया। कोलैप्स हो गया, और वो क्यों हो गया कोलैप्स? महंगाई के कारण।
और महंगाई जो है वो किसके कारण हुई? महंगाई जो है किसके कारण हो जाती है? रुपए अगर बहुत ज्यादा है, आपके सबके जेब के अंदर जो है रुपए बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जैसे है ना वो कि भाई मोदी जी ने कहा सब हर आदमी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जो है वो दे देंगे। अब अगर हर आदमी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा कर दे तो मान लो तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा कर दे सबके, पूरे भारत के अंदर जितने 140-50 करोड़ जितने लोग हैं सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा करा दो तो क्या हो जाएगा? करा देंगे। ऐसा काम करने से क्या होगा? ऐसा काम करने से हर आदमी के पास में पैसे आ गए, पैसे आ गए तो डिमांड भयंकर बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो चीजों की कीमतें बढ़ जाएगी, चीजों की कीमतें इतनी बढ़ जाएगी वो 15 लाख की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अभी वर्तमान में 15 लाख की जितनी वैल्यू है ना, वो अगर हर आदमी के पास 15-15 लाख हो गए तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। वैल्यू किसी चीज की कब रहती है? जब उसकी थोड़ी जो है वो कम हो, मात्रा अगर कम होती है तब क्या होती है? वैल्यू होती है। अभी तुमको सबको एसडीएम बना दे तो एसडीएम की वैल्यू खत्म हो जाएगी। भाई आदमी इधर बड़े शान से जाएगा मैं एसडीएम हूं, अरे तू क्या है, दुनिया में सब एसडीएम है यार। जो आदमी पैदा होता है वो क्या बनता है? एसडीएम बनता है। तो एसडीएम बनना जो है उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई आपने क्या कर रखी है? बहुत ज्यादा बढ़ा रखी है। बस फॉर्म भरो और बनो एसडीएम, फॉर्म भरो एसडीएम बनो योजना, अगर ये चला दी जाए तो हर आदमी एसडीएम बना घूम रहा है, तो इसका मतलब उस एसडीएम पोस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि वो संख्या में कम है, संख्या में कम होती है, पोस्टें कम ही आती है, इस वजह से वैल्यू रहती है। और अगर वो बहुत ज्यादा संख्या में आ जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो वैसे रुपए के अंदर भी है कि रुपया अगर बहुत ज्यादा हो गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर ये आरबीआई, उस आरबीआई ने बहुत सारे नोट छाप दिए, हर आदमी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए देने हैं, तो क्या कहें आरबीआई को कि भाई छाप दो अब तो नोट। और जैसे आरबीआई नोट छापेगी तो हर आदमी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। पर इससे बाजार के अंदर रुपए की जो सप्लाई है वो बढ़ गई, हर आदमी के पास पैसा है, और हर आदमी के पास पैसा है तो महंगाई क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। और महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इसके कारण जो करेंसी सिस्टम है उसको क्या हो सकता है? वो कोलैप्स हो सकता है। आपके 15 लाख की कोई वैल्यू ही नहीं है, 15 लाख बराबर जीरो। अभी तो जो है तुम्हारे अकाउंट में 0 रुपए, और फिर बाद में कितना हो गए? 15 लाख। परंतु 15 लाख बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। यानी 15 लाख होने के बाद भी उतने ही है जितने पहले थे, उससे भी उतनी ही चीजें आती है जितनी पहले आती। पहले भी 15 लाख, मतलब पहले 0 रुपए थे तो मतलब कोई चीज नहीं आती थी, और 15 लाख है तो भी कोई चीज नहीं आती, क्योंकि चीजों की कीमतें क्या हो गई है? बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब वो 15 तुम्हारी औकात से बाहर चले गई, 15 लाख से ऊपर चली गई चीज। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? इस रुपए की वजह से। इस रुपए की जो सप्लाई है इसको कहते हैं लिक्विडिटी। अर्थव्यवस्था की भाषा में इसको क्या कहते हैं? लिक्विडिटी या तरलता। तो जब मैं कहूं कि भाई बाजार में तरलता बढ़ गई है तो इसका मतलब क्या है? कि बाजार में रुपए बढ़ गए। इसका मतलब आरबीआई ने जो है रुपए ज्यादा छाप लिए या ज्यादा जो है वो जारी कर दिए, जिसके कारण हर आदमी के पास में रुपए बढ़ गए। तो अगर कहीं भी आगे भी मैं बार बार ये शब्द यूज करता रहूंगा लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी शब्द का मतलब क्या समझ, लिक्विडिटी का शब्द का अर्थ किससे समझेंगे हम? रुपए से। इसका अर्थ किससे है? रुपए से। अगर मैं कह रहा हूं कि बाजार में लिक्विडिटी बढ़ गई, इसका मतलब क्या है? बाजार में रुपए बढ़ गए, हर आदमी की जेब में रुपए है, और हर आदमी की जेब में रुपए होंगे तो वो क्या करेगा? रुपए का तो खर्चा करेगा अगला, ठीक है। रुपए तो जो है वो दिखाएगा, दिखावा करेगा, दिखावा करेगा तो जो है कुछ चीजें लेकर आएगा, तो लेकर आएगा तो इसका मतलब है कि बाजार में मांग बढ़ जाएगी। और मैं कहूं कि बाजार में लिक्विडिटी कम हो गई, इसका मतलब बाजार के अंदर से पैसे कम हो गए, और बाजार में पैसे कम हो गए इसका मतलब है कि जो मांग है वो क्या हो गई? कम हो गई। जिन लोगों के पास पहले मांग बढ़ गई थी उस मांग को क्या कर दिया जाएगा? कम। तो ये जो लिक्विडिटी है इसको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई के पास में इस प्रकार के साधन होते हैं, या इस प्रकार का एक तरीका होता है जिससे आरबीआई चाहे तो लिक्विडिटी को बढ़ा सकता है, चाहे तो लिक्विडिटी को कम कर सकता है। जैसे होता है ना टोटी होती है, उसको यूं घुमा दो तो पानी ज्यादा आ जाएगा, और यूं कम करो तो पानी कम हो जाएगा। तो पानी को जो है वो ज्यादा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। वो वाल के ऊपर बैठ जाओ और उसको ऊपर नीचे जो है वो घुमाते रहो। तो आरबीआई का गवर्नर एक ऐसे वाल पे बैठा है जो क्या करता रहता है? उसको घुमाता रहता है। कभी तो जो है वो पूरा खोल देता है तो पानी फुल सप्लाई हो जाती है, पानी मतलब फुल नोट ही नोट आ रहे हैं उधर, और फिर उसको लगता है बहुत ज्यादा नोट हो गए तो फिर धीरे 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 उसको क्या करता है? वापस बंद कर देता है। तो यानी लिक्विडिटी को क्या कर सकता है? वो कंट्रोल कर सकता है, कभी तो बढ़ाता है और कभी कम करता है। अब ये कैसे करता है? इसके लिए एक पॉलिसी होती है, आरबीआई की एक पॉलिसी होती है, जिस पॉलिसी को अपन कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति।
तो आरबीआई जो है जब भी इसको कंट्रोल करेगी लिक्विडिटी को, तो किसके माध्यम से लिक्विडिटी कंट्रोल करेगी? मॉनेटरी पॉलिसी से। मौद्रिक नीति, यानी मौद्रिक नीति, फिर एक और नया शब्द आ गया। और इस मौद्रिक नीति शब्द का या मौद्रिक नीति का जो संबंध है वो किससे होता है? आरबीआई से। कि आरबीआई जारी करती है, क्या कौन सी नीति जारी करती है? मौद्रिक नीति। और मौद्रिक नीति से करती क्या है? लिक्विडिटी को कंट्रोल करना। लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का मतलब बाजार में रुपए को बढ़ाना या बाजार में रुपए को कम करना। अब ये बाजार उसके पास है, कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे, परंतु ऐसा उसके पास कोई तरीका है, ऐसी कोई जो जादू की छड़ी है कि भाई ये खूब सारे यहाँ पर पैसे आए हुए हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, ये कम भी कर सकते हैं। चाहे तो लिक्विडिटी जो है क्या कर सकते हैं, कम भी, ये कम हो गई तो ये लिक्विडिटी को क्या कर सकते हैं, वो बढ़ा भी सकते हैं। और लिक्विडिटी को कम भी करने का जो है वो किसके पास में कंट्रोल होता है? ये आरबीआई के पास। और आरबीआई ऐसा किसके माध्यम से करती है? मॉनेटरी पॉलिसी। यानी मॉनेटरी पॉलिसी का रिलेशन किससे है? आरबीआई से। आरबीआई मॉनेटरी, और ऐसा क्यों कर रहे हैं? महंगाई को नियंत्रित करने के लिए। इस लिक्विडिटी को कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते तो है महंगाई हो, पर महंगाई बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। महंगाई होनी चाहिए एक लिमिट के अंदर, जो है महंगाई रहनी चाहिए। तो लिमिट में महंगाई रहे तो आरबीआई जो है कभी तो उसको पैसों को बढ़ा देती है, फिर देखती है अच्छा हाँ महंगाई जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो हाँ बढ़ने दो। फिर जैसे वो लिमिट क्रॉस कर जाती है तो फिर क्या करती है, फिर वापस उसको रोक लेती है कि भाई अब नहीं, अब ज्यादा नहीं, अब ज्यादा पैसे नहीं, तो उसको पैसों को कंट्रोल कर लेगी। तो लिक्विडिटी को बढ़ाने और कम करने से वो क्या कर रही है, ये ऐसा किस मौद्रिक नीति के माध्यम से किसको करते हैं? ये महंगाई जो है उस महंगाई को नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो इसको बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। ये तो रोल होता है किसका? आरबीआई का। दूसरा रोल होता है इसमें सरकार का। दूसरा रोल किसका है? सरकार का, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के द्वारा भी कई बार डिमांड को बढ़ाने की कोशिशें की जाती है, बढ़ाने की भी कोशिशें की जाती है और गिराने की कोशिशें भी की जाती है। गवर्नमेंट कैसे करती है? गवर्नमेंट अगर अपने खर्चे को बढ़ा दे, मान लो ऐसा समय है जहां पर कोई खर्चा नहीं कर पा रहा है, किसी के पास पैसे नहीं है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी आ जाती है? सरकार। कि सरकार जो है वो खर्चा करे। जैसे ये लिखा है ना, आपका खर्च ही दूसरे की आमदनी है। ये आपका खर्च दूसरे की आमदनी है, ये गवर्नमेंट भी जानती है। और गवर्नमेंट जानती है तो फिर अगर लोग, मान लो मंदी की स्थिति आ जाए, ये तो स्थिति है जबकि भाई वहां पर अच्छा डिमांड ज्यादा चल रही है और सप्लाई कम है, पर अगर मंदी की स्थिति हो रही है, ऐसा लग रहा है कि यार बाजार मंदी में जा सकता है, मंदी में जा सकता है, तो कोई लोग खर्च ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं खर्च कर रहे? क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है। क्योंकि आपकी मंदी है, इसका मतलब क्या है? सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। सप्लाई जो है डिमांड से ज्यादा है, और इसका मतलब कीमतें क्या हो रही है? कीमतें कम हो रही है। कीमतें हो रही तो घाटा हो रहा है, घाटा होने से निवेश कम हो गया। निवेश कम हो गया तो क्या फैल रही है? बेरोजगारी। अब ये बेरोजगारी आप ज्यादा दिन तक थोड़ी कंट्रोल, मतलब ऐसे फैलने दोगे। तो सरकार चाहेगी कि भाई यार ये बाकी जो निवेशक हैं, बाकी जो उत्पादक हैं, उनको तो घाटा हो रहा है, इसलिए वो तो निवेश नहीं कर सकते। आप मुकेश अंबानी को कहोगे लो तुम जो है वो 1-2 हजार करोड़ की फैक्ट्री लगा दो, तो क्या साहब अपने तो अभी नहीं है, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे तो पहले जो बिजनेस है वो सब घाटे में चल रहे हैं। घाटे में चल रहे तो वो तो नहीं लगाएगा, वो तो कोई नया खर्चा नहीं करेगा। आपको कोई कह दे कि लो साहब अब जो है वो आप नए फोन खरीद लो, तो आपको साहब पहले और पैसे नहीं है अपने पास में, अभी जो है वो नए फोन खरीदने के पैसे नहीं, अभी मार्केट में क्या चल रही है? मंदी चल रही है। मंदी चल रही है तो किसी के पास में पैसे नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कौन आता है रोल में? सरकार। गवर्नमेंट जो है वो आती है रोल में, और गवर्नमेंट फिर क्या करती है? वो करती है खर्च। सरकार के द्वारा खर्चा जो है वो किया जाता है। सरकार खर्च क्यों करती है? ताकि आमदनी को, लोगों की जो है वो इनकम को बढ़ाया जा सके। सरकार कैसे खर्च करेगी? अब जैसे मान लो सरकार ने कहा कि भाई हम एक हाईवे बनाएंगे, सरकार ने क्या कह दिया? हाईवे बनाएंगे। अब जैसे सरकार हाईवे बना रही है, सरकार को तो हाईवे बनाना ही था, और बनाना था, तो उन्होंने कहा कि अब जब बाकी और कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा तो इसमें सरकार इन्वेस्ट करेगी। जैसे इन्वेस्ट ये करेगी हाईवे बनाने के लिए, तो इसमें हाईवे पे काम करने के लिए बहुत सारे मजदूर आएंगे। इसके अंदर जो है वो आपको रोडी की जरूरत होगी, इसमें डामर की जरूरत होगी और अन्य चीजों की जरूरत होगी। और जैसे इन चीजों की जरूरत होगी तो उनकी क्या होगी? मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। जैसे डिमांड क्रिएट होगी, रोडी की डिमांड क्रिएट होगी, तो कहीं पर कोई क्रैशर वैशर चलेंगे, वहां पर जो है वो, वहां पर जो लोग हैं उनको नौकरियां मिल जाएगी। इसमें जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको नौकरी मिल जाएगी, उनके पास पैसा आएगा। जैसे उनके पास पैसा आएगा तो वो घर जाकर पैसे को क्या करेंगे? खर्चा करेंगे। कि भाई उस पैसे से जो है वो फल सब्जी लेके जाएगा, घर पे जो है वो कुछ चीजें लेके जाएगा। जैसे लेके जाएगा तो वो, जिसके पास फल सब्जी वाला उसके पास पैसे आ गए, उसके पास पैसे आ गए तो वो खर्चा करेगा। वो खर्चा करेगा तो वापस डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मार्केट के अंदर डिमांड का साइकिल फिर से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो डिमांड कम हो रही थी, ये जो डिमांड कम हो गई थी, इस डिमांड को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। और ये बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? सरकार, गवर्नमेंट कर रही है। और गवर्नमेंट ये जो खर्चा करती है,
जैसा ना अभी आया वो कि सरकार के द्वारा वो कौन सा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है कि नई संसद बना रहे हैं, नया प्रधानमंत्री का ऑफिस बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो उसकी आलोचना भी कर रहे हैं कि देखो ये जो सरकार को कोई जो है वो अक्ल नहीं है, ऐसे खर्चा कर रहे हैं। तो अच्छी बात है खर्चा करना, जबकि वो बहुत सही है। कोरोना है, कोरोना के अंदर लोगों के पास नौकरियां है नहीं, लोगों के जॉब्स जो है कम हो गई, आप इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ जा रहे हो, और इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ जा रहे हो तो सरकार के द्वारा तो खर्चा करना ही चाहिए, और गवर्नमेंट अगर खर्चा कर रही है तो ये अच्छी बात है कि वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनेगा तो कितने लोगों को उसके अंदर रोजगार मिलेगा, उसके अंदर जो है वो सीमेंट लगेगी, रोडी लगेगी, उसके अंदर ईंट लगेगी, उसके अंदर सरिया लगेगा, तो जितनी इंडस्ट्रीज है हर इंडस्ट्री के अंदर डिमांड क्रिएट होगी, और हर इंडस्ट्री में डिमांड क्रिएट होगी तो हर इंडस्ट्री के लोगों को क्या मिलेगा, वो रोजगार जो है रोजगार मिलेगा। तो सरकार के खर्चे को कभी भी जो है वो उतना नकारात्मक जो है वो देखना नहीं चाहिए। जैसे वो एक था वो अहमदाबाद के अंदर वो बनाया, अहमदाबाद में क्या बनाया, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी उसके अंदर कितने 1000 करोड़ खर्च कर दिए, 3000 करोड़। तो फिर वो लेफ्टिस्ट सारे टूट पड़े, देखो सरकार को जो अक्ल नहीं है, 3000 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया इसके ऊपर, सरकार जो है वो खर्चा कर रही है, ये गलत है। अरे तो 3000 करोड़, और फिर कुछ किसी आदमी ने, एक मूर्ख ने तो जो है इस तरीके से उसकी कैलकुलेशन लगाई कि ये 3000 करोड़ रुपए तो ये तो डूब गए इनके, क्योंकि इन्होंने जो वो जो आपका बनाया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसकी एंट्री की कुछ फीस रखी है, और अगर उस फीस के हिसाब से देखें तो दिन के अंदर मान लो इतने कुछ लाख टूरिस्ट आ रहे हैं या इतने 1000 टूरिस्ट आएंगे, इस फीस को उससे गुणा कर दो, और ऐसे कर करके देखो तो इनको कोई 10-20 साल लग जाएंगे तब जाके इनके पैसे वापस आएंगे, वरना पैसे आएंगे नहीं। तो ये तो घाटे का प्रोजेक्ट है, तो इन्वेस्टमेंट ही खराब है। पर मूर्खों, इस तरीके से जो है अर्थव्यवस्था चलती नहीं है, इकोनॉमी ऐसे नहीं चलती है। आप जो है वो 3000 करोड़ रुपए का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहां पर आपने ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया, तो आप इसको ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते कि साहब 1000 लोग आ रहे हैं और वो लोग जो है वो 10 रुपए की टिकट है, तो 1000 गुना 10, तो दिन के 10,000 रुपए आएंगे, और ऐसे दिन के 10,000 तो 3000 करोड़ पहुंचने में तो बहुत सारे साल लग जाएंगे। सिर्फ इस एंट्री टिकट से जो है वो चीजों को देखा नहीं जा सकता। अर्थव्यवस्था ऐसे काम नहीं करते। इकोनॉमी जो है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती है। भाई कोई भी टूरिस्ट अगर ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आता है तो सबसे पहले तो वो आता है, कहता है सबसे पहले तो वो आता है, तो आता है तो इसका मतलब है कि उस जगह पर आने के लिए कोई ना कोई साधन आएगा, कोई बस आएगी, बस आएगी तो बस में एक ड्राइवर होगा, बस के अंदर एक खलासी होगा, उस जो टूरिस्ट जो भी आपका जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, और ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है वहां के लिए बस चला रही है। तो पहले तो व्यक्ति जो है उस सिटी में आया, सिटी में आया तो आते ही ऐसा नहीं है कि यहां चला जाएगा, आते ही फिर वो भोजन पानी करेगा, फिर किसी होटल में रुकेगा, होटल में रुकने के बाद में फिर कोई टैक्सी वैक्सी लेगा, कोई साधन लेगा, साधन लेकर यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ पहुंचते ऐसे थोड़ी अंदर घुसा और ऊपर गया, नीचे आ गया और वापस आ गया। इसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाते जाते हो सकता है थक जाए, या फिर उसके बीच बीच में उसको लगेगा यार ऊपर चलते चलते चलो कुछ खा लेंगे, तो यहाँ पर जो है वो कुछ पानी ये दूसरी चीजें जो है वो करेगा, फिर बाहर आएगा, बाहर आकर जो है वो और इस सिटी को और एक्सप्लोर करेगा। भाई ये तो 1-2 घंटे का ही काम होगा, बाकी क्या करेगा, तो फिर बाकी दूसरे काम करेगा, तो दूसरी जगह जाएगा, कुछ वहां से चीजें खरीद लेगा, और चीजें खरीद लेगा। जब इतना सब करके यहाँ आ गया है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वापस पैसा लगा के वापस, मान लो जयपुर से आप गए स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने, तो ऐसा थोड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी देख के वापस आ गए। आदमी इतनी दूर जब गया ही है तो सोचेगा यार 2-4 दिन और रुक जाते हैं, इसके आसपास में कौन सी जगह है देखने लायक, तो वो इस पे आसपास वाली जगहों भी जाएगा, वहां का टूरिज्म जो है वो विकसित होगा, वहां के टूरिज्म को जो है लाभ होगा, तो बहुत सारे लोगों को इससे क्या होगा, लाभ। तो आप इसका कैलकुलेशन अगर इस तरीके से कर रहे हो कि टिकट की एंट्री इतनी है, इतने लोग आएंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, और यहां तक पहुंच रहे, तो भाई साहब चाचा तुमसे ना हो पाएगा। आप ये जो है गणित छोड़ दो। इसका मतलब है कि आपको अभी अर्थव्यवस्था जो है वो समझ में नहीं आई है, अभी इकोनॉमी जो है वो अभी आपको समझ में नहीं आएगी। इकोनॉमी ऐसे काम नहीं करती है, गणित के आधार पर ऐसे गणितीय तरीके से नहीं काम करती। इकोनॉमी इकोनॉमी जो है वो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट नहीं है, इसको मैथ्स में नहीं पढ़ते हैं, इसको हम ह्यूमैनिटीज में पढ़ रहे हैं। ह्यूमैनिटीज में पढ़ते हैं तो इसका मतलब मनुष्य इसमें इन्वॉल्व होता है, ह्यूमन इन्वॉल्व होता है, और जो ह्यूमन होता है उसके अंदर होती है बहुत सारी इच्छाएं, और इच्छाएं होती है उसको चीजों को लेने की, चीजों को प्राप्त करने की, ठीक है, और वो अपनी इच्छाओं को अलग अलग तरीके से जो है व्यक्त करता रहता है। कभी उसको जो है वो वहां की कोई सोवेनियर चाहिए, कभी उसको जो है वो रहने के लिए होटल, किसी को बड़ा चाहिए, किसी को छोटा चाहिए, किसी को आने जाने के लिए जो है वो
किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को टैक्सी चाहिए, किसी को यहाँ तक पहुंचने के लिए ट्रेन की सुविधा, फ्लाइट की सुविधा, ऐसे कई सारी चीजें जो है वो चाहिए होती है। और जब ये सब चीजें चाहिए होती है तो उनकी भी डिमांड जनरेट होती है, और उनकी डिमांड जनरेट होती है तो आप जो है वो आगे बढ़ते हो। तो अब सरकार ने ये खर्च किया है, तो इसका मतलब है कि कई सारे लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार। और रोजगार मिलेगा तो उस जगह का जो टूरिज्म अगर कमजोर हो रहा है तो टूरिज्म जो है वापस से बढ़ जाएगा। और टूरिज्म एक बार बढ़ गया तो ये ऐसा है, टूरिज्म बहुत सारे लोगों को देता, रोजगार देता है। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है। आप मात्र 3,000 करोड़ रुपए में कोई फैक्ट्री लगाओगे, 3,000 करोड़ की कोई फैक्ट्री लगाओगे तो एक बहुत निश्चित नंबर के लोगों को ही रोजगार दे सकते हो। पर 3,000 करोड़ रुपए आपने अगर टूरिज्म में इन्वेस्ट किए तो आप बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हो। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर खूब सारे लोग जो, और एक बार आप फेमस हो गए, और फेमस हो ही गए तो पूरी जैसे पूरा भारत ही चर्चा कर रहा है कि सब भारत का सबसे बड़ा स्टैचू है, भारत का सब, तो हर आदमी देखता है यार एक बार जाके तो है, ऐसा क्या है, कितना ऊंचा है वो। तो लोग बाग तो जब एफिल टावर देखने जाते हैं, पेरिस जाते हैं, पेरिस में क्या है? एफिल टावर। अब एफिल टावर है क्या? टावर है भाई, लोहे का टावर है, ऊंचा है बस, और तो क्या है? कुतुब मीनार देखने जाते तो क्या है? कुतुब मीनार ऊंची बिल्डिंग है, और क्या है? उस जमाने के हिसाब से जो है थोड़ी ज्यादा ऊंची थी, वर्तमान में तो उससे खूब ऊंची ऊंची है, पर उस जमाने थोड़ी ज्यादा ऊंची थी, इस वजह से लोगों ने कहा यार कुतुब मीनार है, मीनार है, मीनार है, बहुत बड़ी मीनार है। और एफिल टावर तो सिर्फ लोहा है और कुछ है ही नहीं। अब लोहा देखने के लिए पूरी दुनिया पेरिस जाएंगे, क्या करेंगे? एफिल टावर के सामने फोटो खिंचाएंगे। तो लोगों का जो है वो ड्रीम है कि भाई अपन क्या करेंगे जिंदगी में, क्या करना है तुम्हें? बड़े होकर एफिल टावर के सामने फोटो खिंचाएंगे, बस। इसके बाद भले मृत्यु आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो लोगों की ये इच्छा है, और उस जगह पर, उसके अंदर एफिल टावर के अंदर ऐसा कुछ अलग से कोई स्वाद आता हो ऐसा तो है नहीं। तो बस उसकी मार्केटिंग है, आपने मार्केटिंग कर दी, उसकी खूब मार्केटिंग कर ली, और मार्केटिंग कर दी तो उनकी पूरी इंडस्ट्री चल गई। स्विट्जरलैंड की पूरी इंडस्ट्री, स्विट्जरलैंड जो है वो चलता है, उसके कुछ 2-4 उसके दूसरे बिजनेस हैं, बाकी टूरिज्म स्विट्जरलैंड को चलाने के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान है। और स्विट्जरलैंड का टूरिज्म चलाने के अंदर भारत के बॉलीवुड का बहुत योगदान है। बॉलीवुड में शाहरुख खान और इन्होंने जा जाकर जो है वहां पर खिंचाई फोटोएं और कई गाने शूट किए, और जैसे गाने शूट किए तो जनता को लगा अरे बस ये है जगह, तो घूमने जाना है तो कहां जाओ? स्विट्जरलैंड। है क्या वहां पर? बर्फ का पहाड़ है, रहने होने को तो कुछ नहीं है, बर्फ का पहाड़, वहां जाओ क्या स्विट्जरलैंड में? कहां जाए, कहां जाए? बर्फ के पहाड़ है, किसी भी चले जाओ, सारे एक जैसे ही है। तो अब ये बर्फ के पहाड़ तो जो यहाँ पर भी है, कुल्लू मनाली में भी मिल जाएंगे तुम्हें, या जो है आप लद्दाख में चले जाओ वहां भी मिल जाएंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो, जम्मू कश्मीर उससे पहले ये 90s के अंदर जब से इंसर्जेंसी शुरू हुई, उससे पहले बॉलीवुड का जो है एक बड़ा कॉन्सेंट्रेशन जम्मू कश्मीर पर था। कश्मीर को जो है कई फिल्मों के अंदर जो है वो उसको दिखाया जाता था कि भाई कश्मीर के अंदर ऐसा हो रहा है, कश्मीर के अंदर जो गाने शूट हो रहे हैं वो कश्मीर में शूट हो रहे हैं, और कश्मीर में शूट हो रहे हैं तो लोगों को कश्मीर के प्रति जो अट्रैक्शन है वो क्या हो गया? बढ़ गया। और कश्मीर में टूरिज्म उसकी वजह से बढ़ा। ये डल झील वगैरह जो है ना, वो शम्मी कपूर ने कई गाने गाए थे वहां पे, तो इसकी वजह से जो है वो लोग वहां पहुंचने लगे, और वहां पहुंचने लगे तो उनका पूरा पूरा जो इकोनॉमी है वही कन्वर्ट हो गई। पर वो 90s के अंदर उनके वहां फिर ये आतंकवाद फैल गया, और आतंकवाद के कारण वो पूरी पूरी इकोनॉमी वो जो है वो ध्वस्त हो गई। और वो जो इकोनॉमी थी, वो जो सारी डिमांड जो पहले कश्मीर जा रही थी, वो सारी की सारी डिमांड कहां चली गई? स्विट्जरलैंड से। निहाल कर दिया तुमने स्विट्जरलैंड को। और इंडियंस जो है वो भरे पड़े हैं, भर भर के जाते हैं इंडियंस वहां पर। देखते क्या है? भाटा देख लेते हैं, वो उसमें फोटो खिंचा लेते हैं और बता देते हैं भाई लोगों को हम कहाँ घूमने गए, स्विट्जरलैंड जो है वो घूमने के लिए गए। तो इसी तरीके से चीजों की क्या होती है? मार्केटिंग होती है। आप मार्केटिंग करोगे, अब इसकी मार्केटिंग आपने करी, स्टैचू ऑफ यूनिटी भाई बहुत दुनिया, मतलब भारत की सबसे बड़ी स्टैचू है, और ये वैसे दुनिया की भी ऐसा कुछ है इसका। तो अब जो भी है दुनिया की सबसे ऊंची, तो लोग जो है उसकी मार्केटिंग इतनी ज्यादा हो चुकी है, मार्केटिंग तो और ज्यादा बड़ी संख्या में लोग जो है वहां पर जाते हैं, और जो जाएंगे तो उसका टूरिस्ट पॉइंट के रूप में उस पूरे एरिया का जो है वो पूरा एरिया चेंज हो जाएगा। वहां के लोग जो है फिर क्या करेंगे? तो पूरा सब लोग क्या करते हैं? सब लोग हमारे यहाँ सब लोग टूरिज्म में है। गोवा है, गोवा के अंदर हर आदमी से पूछो भाई क्या करते हो तुम, वो कोई आरएस की तैयारी थोड़ी करते हैं, RSIS की तैयारी थोड़ी करते हैं, वो क्या करते हैं? टूरिज्म है उनके भाई। उनके यहाँ पर जो है इतना टूरिस्ट आता है कि कोई ना कोई काम तो कर ही लेंगे। बचपन से टूरिस्ट को देखते हैं, पता है टूरिस्ट की नस नस पहचानते हैं, इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हर बच्चे को वहां पर पता होता है, जगह जगह का पता है उनको, कहां पर जो है जाना है कहां नहीं जाना। तो इसलिए ये बात कहां से आई? ये यहां से आती है कि भाई लोग जो है वो, आप अगर उसकी मार्केटिंग अच्छी हो जाती है और टूरिज्म विकसित हो जाता है तो वो क्षेत्र जो है वो क्या हो सकता है? काफी विकसित हो सकता है। तो इसलिए, और ये किया कितने में आपने? मात्र
मात्र 3,000 करोड़। मैं तो 3,000 करोड़ बहुत कम है। ऐसी चीज के ऊपर 3,000 करोड़ तो बहुत कम का इन्वेस्टमेंट, जितने आप रोजगार जनरेट कर रहे हो उसमें 3,000 करोड़ तो बहुत कम। और फिर जितने यहां पर चीजें सेल होगी, जैसा हम आगे बढ़ेंगे तो टैक्स, सरकार टैक्स लेती है, या जितने लोग कमाएंगे न, सरकार उनसे क्या लेगी? टैक्स लेगी। डायरेक्ट भी लेगी और इनडायरेक्ट भी लेगी। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से ये 3,000 करोड़ तो वो निकाल लेंगे 2-3 साल में ही, टैक्स से ही। बाकी उनको बाकी जो इनकम हो रही है वो तो अलग, सिर्फ टैक्स से 1-2 साल के अंदर जो है वो ये 3,000 करोड़ तो निकल जाएंगे। तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ा निवेश नहीं। पर ये खर्चा किसने किया? सरकार ने। और सरकार जब खर्चा करती है तो फिर इससे भी रोजगार जनरेट होता है। और सरकार जब खर्चा करती है, या सरकार के द्वारा ये जो आय और व्यय जब का जो काम किया जाता है, इसके लिए एक नीति होती है सरकार की, उसको कहते हैं अपन फिस्कल पॉलिसी। उसको कौन सी पॉलिसी कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति। कौन सी नीति है वो? राजकोषीय नीति। यानी दो नीतियों के बारे में अपन ने सुना। एक तो है मौद्रिक नीति, जिसका संबंध तो है आरबीआई से। मौद्रिक नीति का प्रयोग आरबीआई क्यों करती है? अब महंगाई नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे तरलता। तरलता को नियंत्रित करने। लेकिन तरलता का मतलब क्या है? रुपए, कभी रुपए ज्यादा होने, कभी रुपए कम होने। रुपए ज्यादा होंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, रुपए कम होंगे तो महंगाई को नियंत्रित कर लिया जाएगा। तो आरबीआई का संबंध है, सॉरी, मौद्रिक नीति का संबंध है किससे? आरबीआई से। एक दूसरी नीति होती है, वो कौन सी होती है? राजकोषीय नीति। और राजकोषीय नीति से क्या होता है? सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। तो यानी राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? सरकार से होता है। लिखो देखें इसको। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, आरबीआई यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, आरबीआई यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है। मौद्रिक नीति से बाजार में तरलता को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी यूज्ड, मौद्रिक नीति से बाजार में तरलता को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। तरलता का मतलब क्या है? रुपए की मात्रा। तरलता मतलब लिक्विडिटी नहीं है, तरलता का मतलब है रुपए की मात्रा। तरलता को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। यदि तरलता बढ़ती है, यदि बाजार में तरलता बढ़ती है, इफ लिक्विडिटी इंक्रीजेस इन द मार्केट, मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल लिक्विडिटी। यदि बाजार में तरलता बढ़ती है, इफ लिक्विडिटी इंक्रीजेस इन द मार्केट, यदि बाजार में तरलता बढ़ती है तो इससे महंगाई बढ़ेगी, देन इन्फ्लेशन विल इंक्रीज, तब इससे महंगाई बढ़ेगी, देन इन्फ्लेशन विल इंक्रीज। यदि बाजार में तरलता बढ़ती है तो इससे महंगाई बढ़ेगी। और यदि तरलता कम होती है, एंड इफ लिक्विडिटी डिक्रीजेस या रिड्यूसेस, यदि तरलता कम होती है यदि तरलता कम होती है तो महंगाई को कम किया जा सकता है, देन इन्फ्लेशन कैन बी रिड्यूस्ड। महंगाई को भी कम किया जा सकता है, देन इन्फ्लेशन कैन बी रिड्यूस्ड। महंगाई को भी कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो होती है कौन सी? मौद्रिक नीति। फिर दूसरी नीति होती है कौन सी? राजकोषीय नीति। मांग को नियमित करने के लिए सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
गवर्नमेंट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, मांग को नियमित करने के लिए सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मांग को नियमित करने के लिए सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टू कंट्रोल, लिखा है, गवर्नमेंट ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग डिमांड सीधे इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करते, डिमांड को कंट्रोल, मांग को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। इसके लिए सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है। फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट यूजेस, इसके लिए सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है। गवर्नमेंट यूजेस फिस्कल पॉलिसी फॉर दिस पर्पस, इसके लिए सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है। गवर्नमेंट यूजेस फिस्कल पॉलिसी फॉर दिस पर्पस, इसके लिए सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है। मंदी के समय ड्यूरिंग रिसेशन, मंदी के समय राजकोषीय नीति अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ड्यूरिंग रिसेशन फिस्कल पॉलिसी बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। मंदी के समय राजकोषीय नीति अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ड्यूरिंग रिसेशन फिस्कल पॉलिसी बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, राजकोषीय नीति अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, वैसे तो महंगाई होगी जब, इसका मतलब अगर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो इस समय तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, मौद्रिक नीति, क्योंकि इस समय क्या है, महंगाई बढ़ रही है। और अगर सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड है तो इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, फिस्कल पॉलिसी जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे लिख लो इसको, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, मांग ज्यादा है किससे, आपूर्ति से। और यहां आपूर्ति ज्यादा है मांग से। मॉनेटरी पॉलिसी या फिर राजकोषीय नीति। ठीक है, क्वेश्चन कर लोगे, देखो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ो। अभी जो पढ़ा है उसी से है रिलेटेड, डिमांड एंड सप्लाई से यही है। और अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में पढ़ लेना चाहिए। दिमाग ही नहीं लगा रहे कुछ लोग, तो दिख ही नहीं रहा है। राइज इंग्लिश में पढ़ूंगी हिंदी में पढ़ू, हिंदी में सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन कारणों से होती है। द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, प्रभावी मांग में वृद्धि, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A rise in general level of prices may be caused by an increase in देखो अब मैं बताता हूं तुम्हें, अभी अपन ने जो पढ़ा है उसके अंदर प्राइसेस बढ़ कब रही है,
दो सिचुएशन थी, एक तो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई और एक सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। एक तो जो है वो ये था डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई और एक क्या था सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। इसमें प्राइस कब बढ़ती है, कीमतें कब बढ़ती है, इस सिचुएशन। और ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ यही रहा है, अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस मे बी कॉज्ड बाय, सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन या किन कारणों से होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो किस कंडीशन की बात कर रहा है, उस कंडीशन की बात कर रहा है जिसमें कीमतें क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इन दो में से कीमतें कब बढ़ती है, आ गया, इस वाले कीमतें, इसमें होती है कीमतें बढ़ रही है, यानी ये कह रहा है ये हो रहा है, कीमतें बढ़ रही है। अब ये कीमतें किस वजह से बढ़ती है, या तो डिमांड ज्यादा हो या सप्लाई क्या हो गई है, कम। और ये क्या कर रहा है, एन इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई, द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि। अब हालांकि द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मनी, तो ये हिंदी के अंदर इसका मतलब ट्रांसलेशन यूपीएससी का कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। तो इसलिए जब भी हिंदी का क्वेश्चन पढ़े तो नहीं समझ में आए तो किसमें देख लो, इंग्लिश में जो है वो जरूर उसको देख लेना चाहिए। तो क्योंकि द्रव्य द्रव्य करते करते तुम कहां से कहां चले जाते, पर यहां द्रव्य का मतलब क्या है, मनी, पैसे की बात कर रहा है। तो ये जो डिमांड बढ़ती है ये कब बढ़ती है, डिमांड का संबंध किससे होता है, रुपए से। और रुपए अगर बढ़ जाए तो इसका मतलब मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ रही है, इसका मतलब कीमतें क्या होगी, बढ़ेगी। यानी पहला ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, लिक्विडिटी, मनी सप्लाई का मतलब लिक्विडिटी बढ़ना, जब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेगी। तो यानी पहली बात तो सही है। दूसरा, अ डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट। उत्पादन का संबंध किससे होता है, सप्लाई से। अब सप्लाई, उत्पादन में गिरावट हो गई, उत्पादन में गिरावट हो गई, मतलब सप्लाई क्या हो गई है, कम। तो अगर डिमांड जितनी है सप्लाई कम हो जाए तो भी डिमांड ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। यानी दूसरा ऑप्शन भी सही है। एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, सीधे सीधे बोल रहा है, प्रभावी मांग में वृद्धि। प्रभावी मांग में वृद्धि मतलब डिमांड बढ़ रही है, यानी तीनों ही क्या है, ऑप्शन सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1 2 एंड 3। है समझ में, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी फिर